गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम होता है, लोग कोशिश करते हैं शुरू में कि वो कुछ डाइट 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 में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करके उससे कोशिश करते हैं, लेकिन देखा नहीं है कि वो बहुत कामयाब होता है। तो आज हम लोगों को सुनने अब सुनने का जो मौका मिल रहा है, हम लोग बड़े भाग्य बिना सर्जरी के गॉल ब्लैडर को निकाला, गॉल ब्लैडर में स्टोन को निकाला जा सकता है। बड़ी अच्छी बात है और फिर से हम लोग उनका स्वागत करते हैं, भट्ट साहब को आमंत्रित करते हैं कि अपनी बातें शुरू करें। मेरी आवाज आ रही सबको? आ रही है सर, आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके 4 स्टूडेंट्स, 4 ये लोग आने वाले थे, उन लोगों ने अपना भेजा, उन लोगों को अपने ग्रुप में शामिल किया, फोटो भी भेजा, वो लोग क्यों नहीं आए? जी मैंने मैसेज किया सर उनको। सबको आना चाहिए, वो आ जाएं, अभी उनके कोई रिप्लाई नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर शुरू किया जाए सर। सबका आशीर्वाद मिल ही गया, प्रार्थना हो ही गया, अब अच्छे से हम लोग शुरू करें। और हमको एक नीडी पर्सनालिटी भी मिल गई, उनको उनके यहाँ गोल ब्लैडर हो भी गया है, और जिन लोगों को हुआ है वो कैसे अपना इलाज कराएंगे और कैसे बिना चीड़ फाड़ के अपने को ठीक करेंगे, ये हम लोग आज आपसे एडवाइस लेंगे आज। तो प्लीज शुरू करिए। जी सर। आनंद, आपने ज्वाइन किया, आनंद जी का स्वागत है, आनंद जी का स्वागत है, आनंद जी वेलकम। आनंद जी ने ज्वाइन किया, वेरी गुड। हाँ चलिए प्रसाद, ये डॉक्टर साहब। सभी प्रबुद्ध जनों को, आदरणीय चीफ गेस्ट अमिताभ जी, नागेश झा जी और अन्य सभी आदरणीय महापुरुषों को मेरा नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया गया अपनी बात रखने के लिए। मैं बहुत ही छोटा इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है किसी विषय पे, लेकिन जो भी मैं बोलता हूँ एक मेरी छोटी सी रिसर्च होती है और इसी के आधार पे मैं बोलता हूँ। मेरे से भी बहुत विद्वान लोग हैं दुनिया में, मैं किसी को नकारता नहीं हूँ, सबका सम्मान है, सबकी बातों से सीखता हूँ और मैं अपनी बात आज रखता हूँ आपके सामने। और आज का विषय है पित्त की पथरी यानी गाल स्टोन। तो गाल स्टोन के बारे में सुन के ही काफ़ी डर लगता है लोगों को कि न जाने कितनी कॉम्प्लिकेशन है, और डॉक्टर भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख के बताते हैं कि इतनी साइज़ की है, 23 mm की है, 11 mm की है। तो मेरे पास काफ़ी स्टोन के रिपोर्ट आते हैं काफ़ी पेशेंट के, वो बड़े घबरा जाते हैं। एक पेशेंट तो गोरखपुर के हैं, कुशीनगर के, उनकी एज करीब 75 ईयर्स की है। डॉक्टर ने उनको बोला कि अभी इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उनको कॉलिक पेन बहुत तेज़ी से हो रहा था, उनके सीने के नीचे बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्या करें? हमने कहा चुपचाप आप घर जाइए, मैं दवा बता रहा हूँ, आप इसको शुरू करिए। तो कुछ आयुर्वेदिक दवाएं उनको भेजी, इमीडिएटली रिलीफ के लिए भी कुछ दवाएं बताई, और आज की डेट में उनको सारा दर्द उनका सब गायब है और उनके जो सिम्टम आ रहे थे वो सारे सिम्टम ख़त्म हो गए हैं और 2-4 दिन में उनकी रिपोर्ट भी आने वाली है। तो जैसे रिपोर्ट आएगी तो मैं शेयर भी करूँगा। तो ऐसी तरह से 3-4 लोगों को हमने अभी स्टार्ट किया है एंड आई होप सो कि हमारा रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन में हमने ये देखा था कि जो भी आयुर्वेदिक दवा हम यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी तेज़ी से उस चीज़ को गला देती है। तो इस वजह से हमने ह्यूमन ट्रायल में स्टार्ट किया इसको। तो धन्यवाद सभी को। आज हिंदी दिवस भी है तो मेरा हिंदी में ही होगा सारा। तो पित्त की पथरी, जैसा कि आप जानते हैं, छोटे-छोटे पत्थर की तरह बन जाते हैं, जो कि पत्थर नहीं होते हैं, पित्ताशय की थैली में रहते हैं। और हमें पता है कि पित्त की पथरी
लीवर के नीचे ही होती है। तो जैसे ही पित्त की पथरी बनती है और साइज़ बढ़ता है तो दर्द होना शुरू होता है, और अगर इसका इलाज नहीं करते हैं तो ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि डॉक्टर इसको तुरंत बोलते हैं कि इसमें ऑपरेशन के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि अ, पित्ताशय में जब कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है या फिर सख्त होने लगता है, तभी हमें पथरी की शिकायत होती है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल है, ना कि पत्थर जैसी कोई चीज़ है जिसको गलाया नहीं जा सकता। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे में जब रोगी को पथरी हो जाती है, काफ़ी पेन होता है और उसको खाना पचाने में भी दिक्कत आती है, उल्टियाँ शुरू होती हैं, तो काफ़ी सिम्पटम्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से उसको इमीडिएटली डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि इसको निकलवाइए, और जैसे ही ये निकलता है काफ़ी कॉम्प्लिकेशन बॉडी में लाइफ टाइम के लिए स्टार्ट हो जाती है। तो हमने ये देखा है कि काफ़ी लोगों ने आयुर्वेदिक उपचार करके इसको 15 से 20 दिन में, 30 दिन में इसको धीरे-धीरे करके गला के निकाल दिया है। तो इसी बात को हम समझेंगे कि एक्चुअल में पथरी बनती कैसे है, कितने तरह की होती है और किस तरीके से अपना काम करती है, और कैसे काम ना करने से क्या-क्या अंग प्रभावित होते हैं, और आयुर्वेदिक तरीके से कौन-सी चीज़ें हैं जिसको लेने से हम इसको निकाल सकते हैं, और कौन-कौन से खाने-पीने की चीज़ें हैं जिसको पथरी नहीं हुआ है, अगर वो उस तरह के साधन अपनाए तो उसका कभी पथरी की शिकायत नहीं आएगी। तो लीवर और गॉल ब्लैडर के बीच में एक बाइल डक्ट होता है, जिसमें एक छोटी-सी नली होती है, और इसी नली के माध्यम से यह पित्त को गॉल ब्लैडर तक पहुँचाती है। पित्त का फंक्शन हमें पता है कि किसी भी तरह के फैट को डाइजेस्ट करने में, पचाने में बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। तो जब व्यक्ति शरीर में भोजन लेता है, तो यह ब्लैडर पित्त की पिचकारी की तरह खींचकर उसी छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में भेज देता है, जिसे ड्यूोडेनम कहा जाता है। इससे पाचन की क्रिया आसान हो जाती है, खास करके जो फैट है, जो वसा हम ले रहे हैं साथ में खाने के, उसके पाचन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। मीट हम खाते हैं, उसमें फैट है। हम कोई भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसमें फैट है। तो जितने तरह के फैट हैं, उन सभी के डाइजेशन में इसका रोल है, और अगर किसी तरह का फैट इस तरह का हम ले रहे हैं जो कि डाइजेशन में दिक्कत हो रही है, जिसको प्रोसेस करने में बॉडी को दिक्कत आ रही है, तो वही जाकर के जमा होना शुरू होता है। तो पित्ताशय की पथरी क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। व्हाट इज़ गॉल ब्लैडर स्टोन? तो पाचन के लिए बहुत सारे एंजाइम की ज़रूरत होती है, और जो कि पित्ताशय से जुड़ी होती है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इसमें स्टोन बनने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है, जिनको हम गॉल स्टोन के नाम से भी जानते हैं। दरअसल होता क्या है कि जब गॉल ब्लैडर में लिक्विड यानी तरल पदार्थ की मात्रा जब कम होने लगती है, तो उसमें ड्राइनेस आ जाता है, सूखापन आने लगता है, और उसमें जितने भी तरह की चीज़ें हैं, वो पत्थर के टुकड़े का रूप ले लेती हैं। उसमें जैसे चीनी है, नमक है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई बैड फैट है, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये सारे एक साथ मिल जाते हैं, और एक साथ मिल कर के हार्ड होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे ड्राई एनवायरनमेंट बन गया है। इसी चीज़ को हम कहते हैं गॉलस्टोन, क्योंकि ये पत्थर जैसा दिखता है। ये ब्राउन कलर का हो सकता है, एक ग्रीन कलर का हो सकता है। ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि कभी-कभी पित्ताशय में 3 चीज़ें अगर काफ़ी अमाउंट में जम जाती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, बाइलिरुबिन, पित्त लवण, तो ये मिल करके एक स्टोन जैसा रूप ले लेती हैं। तो 80% पेशेंट में ये देखा गया है कि गॉल ब्लैडर के सेंटर में कोलेस्ट्रॉल होता है, धीरे-धीरे वो कठोर हो जाती है तथा पित्ताशय के अंदर पत्थर का रूप ले लेती हैं, और कोलेस्ट्रॉल का जो स्टोन होता है, इसका रंग अलग होता है, ये पीले-हरे रंग का दिखने लगता है। तो जब हम दवा करते हैं आयुर्वेदिक, तो इसमें 2-3 कंपोनेंट ऐसे होते हैं। एक तो हम पित्ताशय के मुँह को खोलते हैं, जो कि काफ़ी छोटी साइज़ का होता है, इसमें से कोई भी चीज़ निकालना बहुत मुश्किल है। उसके मुँह को खोलना, प्लस धीरे-धीरे ऐसा एनवायरनमेंट देना कि ये कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जितनी चीज़ें हैं, ये गलना शुरू हो जाए। तो जब भी लैट्रिन के रास्ते ये दवा लेते हैं, तो लैट्रिन के रास्ते आप देख सकते हैं, ये पीले-हरे रंग का पदार्थ निकलना शुरू होता है। इससे पहचान होती है कि दवा काम कर रही है, और धीरे-धीरे ये चीज़ें निकल रही हैं बाहर शरीर के। तो स्टोन्स क्या होते हैं? जब ब्लैडर में ब्लैक या ब्राउन कलर के स्टोन नज़र आते हैं,
तो उनको अलग नाम दिया जाता है, जिनको हम पिगमेंट स्टोन भी कहते हैं। कई बार गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि बहुत सारे बाइलिरुबिन इकट्ठा हो जाते हैं, और इनको इकट्ठा होने की वजह से, क्योंकि ये पिगमेंटेड होता है, कलर्ड होता है, रंग होता है इसमें, तो इस तरह की समस्या आती है, जिसको हम कहते हैं पिगमेंटेड स्टोन। कई बार गॉल ब्लैडर में कई तरह की गड़बड़ियाँ होती हैं। पित्त जो है सही जगह पे जा नहीं पाता है, और पित्त एक जगह जमा हो जाता है। इससे लोगों को जॉन्डिस की भी समस्या होती है। तो जॉन्डिस कोई अलग चीज़ नहीं है। जॉन्डिस इसी तरह के मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ चीज़ है, जिसमें कि बाइल डक्ट ज़्यादा जमा हो जाता है, और बाइल डक्ट जमा होता है, बाइलिरुबिन जमा होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, और कई चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये लीवर ये फंक्शनिंग को ब्लॉक करता है। जिससे एंजाइम नहीं निकलेगा, पित्त नहीं निकलेगा। तो इस तरह की समस्या को जॉन्डिस कहते हैं। चूँकि ये पीले हरे रंग का होता है, तो ये बॉडी में फैलने लगता है, और इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं जॉन्डिस है या पीलिया है। तो आंतों में जाने के बजाय अगर बाइल पैंक्रियाज में चला जाए, तब एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसको कहते हैं क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, जो कि एक तरह की बहुत ही गंभीर समस्या है। तो इसलिए पित्त की पथरी जैसे ही स्टार्ट हो, कोई दर्द आए, कोई सिम्पटम आए, तो इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए, और इसके इलाज करने से इसके गल के निकलने की संभावना ज़्यादा होती है। ज़्यादा बड़े होने पे ये कैंसर का रूप भी ले सकता है। तो पित्त की पथरी में सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हमेशा दर्द रहेगा आपको। लीवर के पास, आपके सीने के नीचे, सीने के आसपास, ये काफ़ी पीड़ादायक रोग है। तो दर्द बना रहता है, ये दर्द नहीं जाता है। खाने-पीने में डाइजेशन में दिक्कत आएगी, उल्टियाँ आ सकती हैं, क्योंकि पित्त जो है, पित्त का डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो गया है। पित्त में कोलेस्ट्रॉल आ गए हैं, पित्त में और कई तरह के पिगमेंट आ गए हैं, जिसकी वजह से ये जमा हो रहा है और सारे फंक्शन को ब्लॉक कर रहा है, रोक रहा है। तो चूँकि हम जानते हैं कि 80% पथरी कोलेस्ट्रॉल से बनती है, लेकिन 20% केसेस में पिगमेंट वाले स्टोन्स भी बन जाते हैं। तो पित्त लीवर में बनता है, और इसका संग्रह गॉल ब्लैडर में होता है। या पित्त फैट युक्त भोजन को पचाने में मदद करता है। लेकिन जब पित्त में कोलेस्ट्रॉल और बाइलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो पथरी का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर किन-किन लोगों को हो सकता है? गॉल ब्लैडर उनको होने की ज़्यादा संभावना है जिनको डायबिटीज़ है, जिनको मोटापा है, जिनको प्रेगनेंसी है, या मोटापे की सर्जरी के बाद ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ ऐसी एलोपैथिक दवाएँ हैं, जिनको लेने के बाद पूरा गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये पित्ताशय में ड्राइनेस ले आते हैं, और काफ़ी ड्राइनेस लाते हैं, जिसकी वजह से स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। और या तो लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, एलोपैथिक दवा चल रही है, उसमें मल्टीविटामिन की कमी हो गई, इसमें जूसेस की कमी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई, न्यूट्रिशन की कमी हो गई, तब जाकर के ये सारी प्रक्रिया शुरू होती है। और एक बार शुरू हो गई, तो कितने पार्ट में बॉडी के मूव कर सकती है, ये पता नहीं होता है। जैसे-जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, वैसे-वैसे फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं कि क्या-क्या खाने की वजह से ज़्यादा चांस है कि हमें स्टोन हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो बेकरी का हम बच्चों को स्टार्ट कर देते हैं बचपन से, टिफ़िन में मैदे की चीज़ें, बेकरी के प्रोडक्ट, ब्रेड, मफ़िन्स, कुकीज़, ये बहुत ज़्यादा आजकल प्रचलन है, और ये पित्ताशय को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि इन फूड्स में हाई अमाउंट में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट की मात्रा होती है, और ज़्यादातर जो मार्केट में फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, मैदे से बने होते हैं, और उसमें हाई लेवल का बैड फैट या सैचुरेटेड फैट यूज़ होता है। तो अगर आपको कोई गॉल ब्लैडर की समस्या नहीं है, तो ये जिस दिन आप खाते हैं, उस दिन से ये स्टार्ट हो जाता है कि आपको मैक्सिमम संभावना हो जाती है कि आप प्रॉब्लम में जाएँगे। तो इन उत्पादों के सेवन से बचें, बच्चों को देने से बचें, क्योंकि बच्चों को जैसे देंगे, पहला उनको मोटापा आएगा। मोटापे अगर आ गए, तो मोटापा से सारा डिस्टर्बेंस होगा बॉडी का, और धीरे-धीरे 6 महीने में, साल भर में, 1 साल में, 2 साल में इस तरह के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएँगे। ज़्यादा प्रोटीन बहुत लोग खाते हैं अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो यंग लोगों को भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बहुत ज़्यादा तो मांस, मछली खाते हैं, इसमें प्रोटीन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा किसी का अति सर्वत्र वर्जते कहावत है। कहीं भी किसी चीज़ की अति ना करें, बहुत ज़्यादा ना खाएँ।
जानवर में पाए जाने वाले प्रोटीन में कैल्शियम और यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे कैल्शियम के स्टोन और यूरिक एसिड के स्टोन बनने के खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्रोटीन को एक बैलेंस डाइट की तरह लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेने से बहुत खतरा बढ़ जाता है। इसमें किडनी की पथरी भी हो सकती है, गॉल ब्लैडर की पथरी भी हो सकती है। तो पथरी ऐसा नहीं है कि 60 के बाद ही होगी, पथरी ये भी नहीं है कि 40 के बाद होगी, पथरी ये भी नहीं है कि 20 के बाद नहीं होगी। तो किसी भी उम्र के लोगों को बहुत खतरा है। हाँ, चूँकि बॉडी बैलेंस करती है, बहुत एक्टिव होते हैं बच्चे, तो चूँकि घर में अब माताएँ-बहनें क्या करती हैं, उनके पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं होती है, तो ब्रेकफ़ास्ट में, टिफ़िन में बच्चों को ये भर के चीज़ें दी जाती हैं। उनको ये नहीं मालूम होता है कि इनको काफ़ी तरह की प्रॉब्लम बॉडी डिफेंड करती है, इसलिए वो बचे रहते हैं। लेकिन जिस दिन इनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, उस दिन प्रॉब्लम में आएँगे। आजकल कोका कोला बहुत ज़्यादा पी रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोडा का भी सेवन हो रहा है, कॉफ़ी का भी सेवन हो रहा है, गर्भ निरोधक पिल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे एक तरह से कारण बन सकते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन के। तो ये कोई नहीं कह सकता कि हमने टमाटर खा लिया उसके बीज से हो गया, उसके बीज से नहीं होता है, वो तो नेचुरल चीज़ है, नेचुरल सीड है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन हम जो प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, ट्रांस फैट ले रहे हैं, जो कुकीज़ बहुत ले रहे हैं, बर्थडे मनाते हैं तो हम किस तरह के फैट का यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के बेकरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, और बेकरी प्रोडक्ट आपको हर 10 कदम पे मिल जाएँगी दुकानें, और उसमें इतनी भीड़ होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो हम जब मैं देखता हूँ कि बेकरी के प्रोडक्ट खा रहा है, तो मुझे लगता है इसको आज नहीं तो कल स्टोन होगा। ये सोडा का प्रोडक्ट पी रहा है, तो ज़रूर इसको पथरी होगा, ये गारंटीड मैं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि इसमें फास्फोरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है। और आजकल शादियों में भर-भर के कोल्ड ड्रिंक, और कई लोग तो पानी कम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनको एकदम आदत होती है। जाड़ा जैसे आएगा तो 10 से ज़्यादा कॉफ़ी लोग पी जाते हैं एक-एक दिन में, वो भी बड़ा खतरनाक है। 1 या 2 कॉफ़ी पीने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बॉडी इसको मैनेज कर लेगी। और कई यूट्यूबर्स हैं, कई जो ऐसी नॉलेज दे रहे हैं कि कॉफ़ी बहुत पीने से ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, और चूँकि गर्भ निरोधक दवाओं का प्रचार तो खुद गवर्नमेंट करती है कि इसको लीजिए। ये सारी चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कोई बात नहीं करता है। ये काफ़ी गंभीर समस्याएँ ले आती हैं, जिससे कि हमारा पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि पित्ताशय में जो पथरी होती है, उनके क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं, और हर एज के लोगों को चूँकि होता है तो सिम्पटम कॉमन ही होते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये पित्ताशय की पथरी के लक्षण हैं। जो अगर इस तरह के लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको शुरुआत हो चुकी है। जैसे बदहज़मी काफ़ी बनी रहती है, बदहज़मी कोई भी दवा लें नहीं जाती है, जब दवा लेते हैं ठीक हो जाती है, लेकिन फिर शुरू हो जाती है। फिर खट्टी डकार का बने रहना, काफ़ी पेट फूलना, एसिडिटी का बने रहना, पेट में भारीपन होना, उल्टी जैसा फ़ील आना, पसीना काफ़ी होना, ये सारे लक्षण दिखाते हैं कि आपके पित्त की थैली में पथरी बननी स्टार्ट हो गई है। इसकी टेस्ट करा सकते हैं, मैं बताऊँगा कौन-कौन से टेस्ट करा सकते हैं, और ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है कि किस तरह के टेस्ट कराने चाहिए और कैसे पता लगता है। तो आइए जानते हैं कि पित्ताशय में पथरी होने से कैसे बचा जा सकता है। तो पित्ताशय में पथरी से बचने के लिए एक नेचुरल जीवन शैली अपनाना चाहिए, आहार में बदलाव लाना चाहिए, और ख़ास करके जब आप 40 के ऊपर के हैं, तो बहुत ही सावधानी से आप अपना डाइट प्लान बनवाइए किसी अच्छे डायटीशियन से, उसी तरह की चीज़ों को लीजिए, क्योंकि जाने-अनजाने में अगर कोई ऐसी चीज़ खाते हैं, उससे लाखों का नुकसान भी होगा, और शरीर का जो नुकसान होगा, वो अलग से होगा। तो आपको पथरी हुई है या नहीं हुई है, इस तरह के आहार का सेवन ज़रूर स्टार्ट करें, जैसे गाजर, ककड़ी का रस, है ना? ककड़ी, खीरा, और इसमें टमाटर थोड़ा डाल लें, तो दिन में कम से कम अगर 2 बार पीते हैं, तो इससे काफ़ी लाभ होने की संभावना हो जाती है। और अगर डॉक्टर नींबू भट्ट पी सकते हैं तो सुबह खा। डॉक्टर जी भट्ट सर। आपका स्लाइड भी है ना? जी, मूव जी, जी। एक आपका मिनट। स्लाइड और भी स्लाइड है, उसको मूव करेंगे तो दिखेगा। अच्छा, तो स्लाइड स्लाइड मूव नहीं कर रही है? हाँ, एक ही स्लाइड पे है इसीलिए। हाँ, ओपनिंग स्लाइड है यहाँ पे आपका। हाँ,
हाँ जी, एक सेकंड। ओहो, हाँ सर, एक जी, हर्ष साहब आ गए हैं। हर्ष साहब का स्वागत है। हर्ष साहब इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत यंग इकोनॉमिस्ट। अभय कृष्णन साहब राजस्थान से आ गए हैं। हाँ, एक अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे उम्दा किस्म के प्रोफेसर हैं, उनका भी स्वागत है। इस तरह की चीजें हैं। और वो सिर्फ मैंने बैगन बनाया, आलू थोड़ा सा तो हमने नहीं खाते हैं। और उसकी बाद सर मुझे रात में भी दिक्कत हुई और सुबह बहुत पेन हुई। तो मैं समझ गया, फिर उस सब्जी को फेंका मैंने, पूरा जूस पिया दिन में, नेचुरल तरीके से पानी वानी पिया। फिर पेस्टिसाइड बहुत भयंकर था, पता लगा कि अब बिना पेस्टिसाइड के मतलब जीवन लेकिन कल परसों क्या हुआ, वो जो पंजाबी सर थे वो आए नहीं? हाँ, 1:30 बजे आपने देखा जैसे पागल पूरे वैसी वो कहाँ गई, अकेले उधर देखते बाढ़ का कहर दिखा रहे हैं। अल्मोड़ा, देहरादून, रामनगर, कार नदी में कुछ प्रॉब्लम आई क्या? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है अमिताभ प्रसाद जी। हाँ। अभी भट्ट साहब अभी अपना ठीक कर रहे हैं। हाँ, लगता है वे ठीक कर रहे हैं वो। हाँ, म्यूट हो गया था बीच में। अच्छा, म्यूट कर लिए थे, ठीक। अभी आवाज आ गई सर? अभी आ रही है, लेकिन स्लाइड नहीं आ रहा है। स्लाइड में कर रहा हूँ सर, स्लाइड में कर दे रहा हूँ, स्लाइड में कर दे रहा हूँ। अभी स्लाइड दिख रही है सर? हाँ, अब आपका फोटो आ रहा है। हाँ, अब आ गया, स्लाइड आ गया। ये लड़की की फोटो दिख रही है स्क्रीन पे? जी। हाँ, दिख रही है जी, ठीक है। दिख रही तो मैं यही बात कर रहा था सर, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बना है, बहुत अच्छा माहौल बना है, बहुत अच्छे डिस्कशन हो रहा है। तो सबका आशीर्वाद है मेरे साथ। तो मैं इन चीज़ों को जान पाया कि खाना पीना ही एक रीज़न है जिसकी वजह से ये सभी तरह की समस्याएं आती हैं। और लक्षणों की बात करें तो बहुत सारे लक्षण हमें आने लगते हैं। और अगर ये लक्षण लगातार बने हुए हैं, जैसे बदहजमी, खट्टी डकार, पेट फूलना, एसिडिटी, पेट में भारीपन, उल्टी, पसीना आना, तो इस तरह की दिक्कत जब होती है तब हमें समझ लेना चाहिए कि पित्त की पथरी बनना स्टार्ट होगी। तो हम बात कर रहे थे जहाँ पे हमारी बात खत्म हुई थी, या कह लें कि बीच में व्यवधान हो गया था। तो कैसा आहार होना चाहिए, सुबह की शुरुआत कैसे होना चाहिए? तो मुझे आशा ही नहीं, परम विश्वास है कि ज़्यादातर हमारे महानुभाव लोग, महापुरुष लोग लेते होंगे इस तरह की चीज़ों को। सुबह उठते ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि गाजर, अगर गाजर नहीं मिलता है तो खीरा ले लीजिए, खीरा इसमें बहुतायत है। खीरा, सेंधा नमक और टमाटर, अगर इसको मिक्सी में डाल के और दिन में अगर 2 बार पी लेते हैं तो आपको, अगर पथरी है तो वो गलनी शुरू होगी, और नहीं है तो कभी नहीं होगी। क्योंकि ये जितना टॉक्सिन है, जितना बैड फैट है, उसको ये तीनों कॉम्बिनेशन गलाने में सक्षम है। और अगर नींबू का पानी पी सकते हैं, जैसे मैं नहीं पी सकता क्योंकि मुझे एलर्जी है नींबू से, तो नींबू की बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है,
लेकिन अगर पी सकते हैं तो 50 ml के करीब नींबू का रस 1 गिलास पानी में डाल के अगर पीते हैं खाना खाने के बाद, तो ये भी एक अच्छा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा होटल में नींबू का पानी देते हैं हाथ धोने के लिए। क्यों? क्योंकि जितने ट्रांस फैट होते हैं और जितने सैचुरेटेड फैट होते हैं, ये चिपचिपे हो जाते हैं, काफ़ी चिपचिपे होते हैं, तो हाथ में चिपका रहता है। तो अगर हम नींबू के पानी से हाथ धोते हैं, तो ये धीरे-धीरे हट जाता है। इसी तरीके से नींबू पानी से काफ़ी फ़ायदा मिलता है कि अगर हमें इस तरह का पेन हो रहा है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है और पथरी का हमें लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्टार्ट में आप किसी मशीन से डिटेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ आप लिपिड टेस्ट करा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा सकते हैं। इसी से आपको अंदाज़ा लगेगा कि कोलेस्ट्रॉल अगर एक अमाउंट में ज़्यादा है, तो इसकी शुरुआत हो गई है। तो इसको कम करने के लिए गार्लिक ले सकते हैं। एलिसिन एक केमिकल होता है, तो हम एलिसिन का कैप्सूल भी देते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो उनको नींबू का रस, ये खीरा, टमाटर, सेंधा नमक का जूस, और ये एक पथरीना का टैबलेट होता है कैप्सूल, जिसको देते हैं आंवले के जूस के साथ, और साथ में एलिसिन, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है। इसके साथ डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डाइट में कौन-कौन सा ध्यान रखना ज़रूरी है? जैसे जो लोग अल्कोहलिक हैं, जिनको रात में बिना नींद नहीं आती लिए बिना, तो उनके लिए थोड़ा सलाह है कि कम से कम यूज़ करिए। चाय पी सकते हैं, लेकिन 3 या 4, कॉफ़ी 3 या 4 दिन में, इससे ज़्यादा नहीं। और जो शक्कर युक्त पदार्थ है, वो तो बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि वो इंड्यूस करेगा आपके पथरी को। तो गुड़ का बना हुआ जैगरी का प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं। जो चीनी का है, शक्कर का मतलब हमारा चीनी से है, कि जो हम फास्फोरिक एसिड वाला कंपोनेंट ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, अगर वो चीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये दिक्कत आ सकती है। म्यूट कर लें, काफ़ी आवाज़ आ रही है। जी। तो शराब, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी, शक्कर युक्त पदार्थ तो आप जानते ही हैं काफ़ी नुकसानदायक है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए आप फ्रूट जूस जितना ज़्यादा ले सकते हैं। ख़ास करके नाशपाती पित्त की पथरी को नाश करती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है नाशपाती। इसको ये बहुत कम लोगों को बात पता है कि जितना ज़्यादा नाशपाती आप खाते हैं, ना ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 नाशपाती डेली अगर खाएँ मौसम में, तो इसमें ऐसे-ऐसे केमिकल कंपोनेंट हैं, जिनसे आपको कोई भी संभावना अगर बन रही होगी, इवन किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर की स्टोन, तो वो भी ख़त्म होने लगती है। विटामिन सी में हम सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं आंवले का जूस या जामुन का सिरका, ठीक है? तो इसको ले करके हम अपनी न केवल प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, बल्कि हम विटामिन सी का अमाउंट बढ़ा करके बॉडी में हम अपने होने वाले स्टोन को गला रहे होते हैं। इसीलिए जब भी हम पथरीना का कैप्सूल देते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि इसको आप विटामिन सी यानी आंवले के जूस के साथ ज़रूर लीजिए। 2 कैप्सूल सुबह, 1 गिलास आंवला का जूस, और आपका पथरी ऐसे गलता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को ये पित्त में बदल देता है। तो आपका कोई नुकसान भी नहीं हुआ, गल भी गया, और जो कोलेस्ट्रॉल था वो बॉडी ने यूज़ भी कर लिया। तो कई बार पथरी छोटी होती है तो पित्त में बदल जाती है, बड़ी होती है तो वो शरीर से निकलने की कोशिश करती है, और जिसमें चूँकि गॉल ब्लैडर का जो माउथ है वो इतना छोटा होता है, तो उसको फैलाने के लिए हम कई बार जैतून का तेल पिलाते हैं दूध के साथ, ताकि उसका मुँह काफ़ी खुल जाए और जो चीज़ें गल रही हैं कोलेस्ट्रॉल, वो बाहर आसानी से निकल जाए। और जिनको स्टोन हो गया है, ऐसे रोगी को काफ़ी मात्रा में हरी सब्ज़ी और फल लेना चाहिए। इसमें कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में होती है, प्रोटीन की ज़रूरत भी पूरी होती है। तली मसालेदार चीज़ों से हमेशा दूर रहें, संतुलित भोजन करें, ज़्यादा खट्टे फलों का सेवन न करें। इसमें मौजूद विटामिन सी गॉल ब्लैडर पथरी को दूर करने के लिए खट्टे फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि विटामिन सी पथरी को दूर करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। और रोज़ाना 1 चम्मच दूध में हल्दी डाल के अगर सेवन करते हैं, तो हल्दी भी
पथरी को दूर करने में काफ़ी सहायक है। इसके अलावा बहुत सारे चिकित्सक ये मानते हैं कि जो अंडा बहुत खाते हैं, उनको जब गॉल ब्लैडर डिटेक्ट हो जाए तो अंडा को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो फैट है वो आपके पथरी बनने की प्रक्रिया को 2 गुना तेज कर देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पकौड़े, समोसे, तली हुई चीज़ें खाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बना सकता है। ज़्यादा तली हुई चीज़ों से दूर रहें। कोई भी चीज़ खाने के पहले ये देख लें कि वो किस तरह के फैट से बना है, मैदे की चीज़ें से बना है कि नहीं बना है, और सैचुरेटेड फैट तो नहीं है। ऑयल हर मौसम में तेल जो होता है वो लिक्विड होता है, उसको आप चाहे जितना अमाउंट में ले सकते हैं। सैचुरेटेड फैट की पहचान ये है कि वो हमेशा सॉलिड हो जाएगा। जैसे कई देसी घी, आप देखेंगे देसी घी जो प्योर होता है उसको लेने से पथरी घटती है, लेकिन कई देसी घी आते हैं जो कि आप रख दीजिए वो एकदम कड़े हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो मैं उनको नेचुरल देसी घी नहीं मानता, उसमें कुछ मिलावट है जिसकी वजह से वो तुरंत हार्ड हो जा रहे हैं। मतलब 37 टेम्परेचर है, तब भी मैंने देखा एक देसी घी को, अमूल का देसी घी था, वो बिल्कुल हार्ड था। मैं हैरान हो गया। हमने कहा मार्केट में ऐसी भी चीज़ें मिल रही हैं जिसको कि नाम कुछ और है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी अगर देखें तो उसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो देसी घी अगर आपको गाय का मिल जाए और उसकी पहचान है शुद्ध देसी घी की लिक्विड, क्योंकि आयुर्वेदा में देसी घी का बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज़ कम करने में, पथरी कम करने में, और बहुत सारे रोगों को कम करने में देसी घी का बहुत। लेकिन आजकल मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है, शुद्ध मिल जाए। तो गॉल ब्लैडर स्टोन में भी देसी घी का बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैनोला तेल का यूज़ कर सकते हैं, जैतून तेल का यूज़ कर सकते हैं। ये तलने के लिए अगर आप तली हुई चीज़ खाना चाहते हैं, पराठा खाना चाहते हैं, तो अगर इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो ये कतई नुकसान नहीं करेगी। जो डालडा होता है, डालडा के नाम से जो चीज़ें आती हैं, या उस तरह की दूसरी फैट वाली चीज़ें आती हैं जो सॉलिड रहती हैं, वो बहुत नुकसान करती हैं। तो आजकल दुनिया टेस्ट के पीछे भागती है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरतें हो, माताएँ-बहनें हो, कोई भी एज का हो, सब लोगों को प्रोसेस्ड फूड बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो ये जान लीजिए ये दोनों ही लक्षण है कि आप अपने न केवल पाचन तंत्र को खराब कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी समस्या को भी शरीर में ला रहे हैं। एक मैंने कहानी किसी से सुनी थी, बहुत बड़े प्रोफ़ेसर थे। वो कहते थे कि हमारे देश भारत में आज से 700 साल पहले डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं होती थी, और अंग्रेज़ आए 200 साल पहले, और उन्होंने देखा कि यहाँ काफ़ी लोग स्वस्थ रहते हैं, जल्दी बीमारी नहीं होती है। यहाँ का नॉलेज ऐसा था कि बड़ी गंभीर बीमारियों को भी दूर कर देते थे यहाँ के वैद्य। तो जो मुग़ल थे ऐसे वैद्यों को मार डालते थे, और ताकि इनका बहुत ज़्यादा प्रचार ना हो। और अंग्रेज़ आए तो नालंदा का इतिहास है, सारी आयुर्वेदिक और सारी रिसर्च वाली चीज़ें थी अच्छी-अच्छी, कुछ तो उठा ले गए और बहुत सारों को जला दिया गया, ताकि इनको एक मार्केट के रूप में बदला जाए। तो मार्केट के रूप में बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड आइटम ले आए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ले आए जिनको लोग खाते हैं और अच्छे से बीमार पड़े। फिर उनके यहाँ डॉक्टर आए, फिर उनके यहाँ ये प्रैक्टिस शुरू हुई, वो प्रैक्टिस शुरू हुई। तो आज टोटल हिंदुस्तान के लोग हमारी नॉलेज से ही वंचित हैं और एक मार्केट में कन्वर्ट हो चुके हैं। उनको सर्जरी के अलावा पहला ऑप्शन ही सर्जरी होता है, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम गला सकते हैं, गलाने के बारे में तो कोई बात नहीं करता है। तो खाना पहला चीज़ है जिस पर हम कई बार बात कर चुके हैं कि खाने के टाइम पे बहुत सावधान हो जाइए। कम खाइए चलेगा, पानी ज़्यादा पीजिए चलेगा, जूस पीजिए चलेगा, लेकिन चिप्स, कुकीज़, डोनट्स, मिठाई, मिश्रित पैक वाले फूड से दूर रहिए। पास्ता मत खाइए, सफ़ेद चावल मत खाइए, चीनी मत खाइए, मीट बहुत ज़्यादा मत खाइए, व्हाइट ब्रेड से दूर रहिए। ये सारे पित्त में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि करते हैं। बहुत ज़्यादा दूध, पनीर, दही, आइसक्रीम, भारी क्रीम, खट्टा क्रीम, इस तरह के उच्च लेवल के फैट होते हैं और कई बार तो आर्टिफिशियल
फैट डाल देते हैं लोग दूधों में, उसका SNF वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो डेयरी के प्रोडक्ट में जब आपको हो जाए तो उस टाइम पे बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना परहेज करेंगे, जितना उपवास करेंगे, उतनी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। परिष्कृत फूड मत लें, पित्ताशय की थैली की रक्षा करें। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी ऑर्गन बहुत ही सेंसिटिव है, हमारी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, तो हमें इस तरह के खाने लेने हैं, जैसे वनस्पति तेल ले सकते हैं, मूँगफली का तेल ले सकते हैं, और जैसे जैतून का तेल हमने बताया, उस तरह के चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं घर में, तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, इससे आपका फ़ायदा ही होगा। तो जैसे मैंने बात किया था खाने में क्या-क्या होना चाहिए, फल सब्ज़ी ज़्यादा यूज़ करिए, स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट लीजिए, ब्रेड, चावल, दालें, पास्ता, आलू, चपाती, प्लांटेन, केला, मतलब केला वगैरह जो फ्रूट वगैरह है उसको ज़्यादा इंक्लूड करिए, जूस लीजिए, विटामिन सी लीजिए, और अनाज की चीज़ें ले सकते हैं, अनाज से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लीजिए अगर डेयरी प्रोडक्ट लेना है, कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, थोड़ी मात्रा में आप मांस, मछली, अंडे, फलियाँ, दालें ये सब ले सकते हैं, सूरजमुखी का तेल यूज़ कर सकते हैं, रेपसीड, जैतून का तेल, एवोकाडो, मेवा और गैरियों में पाए जाने वाले जो तेल हैं वो कभी भी नुकसान नहीं करते हैं, इनको ले सकते हैं। फाइबर युक्त चीज़ें खाएँ, फलियों को यूज़ करें, दालों की यूज़ करें, और ब्रांडेड चीज़ों से दूर रहें। जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल खाद्य पदार्थ हैं, उनको लें, और अपनी भूख का ध्यान रखें। खाने में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भूख ना हो, बिल्कुल अन्नों को हाथ ना लगाएँ। कई लोग ये मानते हैं कि हमने 8 बजे का टाइम है तो हम 8 बजे ही खाएँगे। ये बिल्कुल गलत है। 8 बजे अगर भूख लगती है तब खाइए, नहीं भूख लगती है, पेट भारी है, आपका लक्षण आपको मिल जाएगा, आपको सिम्पटम आपकी बॉडी दे देगी, आपको खाना है या नहीं खाना है। अगर आप रात में कुछ हेवी खाए हैं, तो सुबह आपको 8 बजे नहीं खाना है या खाना है, ये बॉडी आपको बता देगी। और कम से कम 2 लीटर पानी आपको सेवन करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए जिसमें नेचुरल चीज़ें हों, फ्रूट हों, वेजिटेबल्स हो, सलाद के आइटम्स हों, योगा हो, व्यायाम हो, और पित्ताशय की पथरी हो जाए तो कौन-सा योगासन है, कई लोग पूछते हैं, तो मैंने वो भी चीज़ शामिल किया है। सर्वांगासन, शलभासन, धनुरासन और भुजंगासन, इसमें से कोई एक अगर 50 से 40 बार करते हैं, तो काफ़ी हद तक आपकी पथरी निकलने के चांसेस हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आप 40 के हो जाएँ या 40 के ऊपर हो जाएँ, तो खाने-पीने का विशेष ध्यान रखिए, अपने सेहत का बहुत ध्यान रखिए। हर चीज़ें आपके लिए नई हैं, और इसके साथ ही मैं अपने विद्वतजनों से आग्रह करूँगा कि अगर कोई उनका प्रश्न है तो वो हमसे पूछें। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समापन देता हूँ। धन्यवाद। सर, आपका सारगर्भित भाषण अक्षरशः सच है, और मैंने इसको अपने जीवन में आजमाया है। आपके भाषण के अलावा भट्ट साहब, आई सैल्यूट यू एज ए गुरु ऑफ दिस सेशन। लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा हूँ हाउस के लिए इसलिए शेयर कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा अजीबोगरीब अनुभव है। नौकरी में था मैं, अपनी उसमें मेरी कमजोरियां भी आएंगी, इसीलिए मैं बोल दे रहा हूं। तो मेरा भी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है सर। तो इसमें जो हाँ हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं सर शेयर कर रहा हूं सर। इसमें ऐसा है कि जब मैं जॉब में था, तो अब इसको हम स्ट्रेस नहीं कहेंगे, लेकिन मैं हमेशा खुश मिजाज रहता था, लेकिन मेरा अपना जो नौकरी पर, काम पर अधिक फोकस था। तो मेरा गॉल ब्लैडर को मैं अपनी ये मतलब गलती स्वीकार कर रहा हूं, इग्नोर किया। तो अब गॉल ब्लैडर मेरा इतना बड़ा हो गया, हमें कोई कष्ट नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन नवरात्रा में सर जो फास्टिंग करते हैं सर, फास्टिंग के बाद जो उसके बाद जो 10वीं और उसके बाद जो घर में मीट बना था, मतलब बकरे का मांस जो कहते हैं, उसमें मतलब जानबूझ के बहुत सारा मिर्च मसाला था, रादर बहुत मतलब कड़वा बोलिए, तीता बोलिए, ब्ला ब्ला था। ये सर आफ्टर रिटायरमेंट में बोल रहा हूँ।
वो जो हम खा लिए सर, उसके बाद वही गॉल ब्लैडर पेन शुरू हुआ सर। उसके बाद हमें ऑपरेशन कराना पड़ा। मैं ऑपरेशन कराया, वो भी हंसते खेलते हुए, रोते हुए नहीं। मतलब हाँ ठीक है भाई, हमें मालूम था कि वो जो हम मीट खाए हैं उसमें झाल इतना अधिक था कि इट वाज अनटॉलरेबल। इवन हमारी धर्मपत्नी जी भी हमको खबर कर दी थी, हम झाल जानबूझ के डाले हैं। मैं ये इंफॉर्मेशन शेयर इसीलिए कर रहा हूं ताकि लोग भी अपने इसको जीवन में उतार, आपका भाषण में इसको सम्मिलित करें। तो ठीक है, जब पेन मेरा खत्म हुआ, उसके बाद डेट लिया, ऑपरेशन हुआ, सब ठीक ठाक हो गया, आ गया मैं। और गॉल ब्लैडर स्टोन का साइज बहुत बड़ा था, एवरीथिंग फाइन, और मैं आज भी ठीक ठाक हूं। अब मैं एक चीज सर, एक मेरे मित्र हैं, कोल इंडिया के ही जनरल मैनेजर हैं, वो भी हैं, उन्होंने बताया सर कि पत्थर चट्टा ब्रायोफाइलम जो बोलते हैं सर, वो अपना ब्रायोफाइलम चबा चबा के जो उसको कहा गया था वो खाता था, और ब्रायोफाइलम से ही उसने अपनी पथरी गायब कर दी। उसका भी गॉल ब्लैडर था। ये सर हमें ऑपरेशन के बाद पता चला। ये दूसरी बात, ये सर मैं जानकारियां दे रहा हूं। जानकारी नंबर 3, मैं सर शुरू से ही थोड़ा सा मेरा ध्यान है सात्विकता की तरफ। आफ्टर रिटायरमेंट सर मैं और सात्विक हो गया। और ऐसा प्रतीत कभी कभी होता है कि कुछ लोग बोलते थे जब नौकरी में थे, आपका कुंडली जागृत हो गया है। अभी कुछ लोग कहते हैं आपको मोक्ष मिल गया है। तो वो सब, तो मैं एक चीज शेयर कर रहा हूं। एक मंत्र है सर, बहुत छोटा मंत्र है, ये सबके लिए है, ओम नमः शिवाय। जब भी आपको मौका मिले सर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन ही मन जपिए, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस मंत्र में इतनी शक्ति है, या कोई मंत्र जो आपको अच्छा लगे, मैं इसको सीरियसली बोल रहा हूं। उससे क्या होता है सर, आपका हर चीज ठीक ठाक होते चला जाता है। आपके अंदर कोई खराब विचार नहीं आएंगे, कोई बीमारी नहीं होगा। यदि कुछ हो रहा है तो मैं जो महसूस किया सर भट्ट साहब, जो मेरा गॉल ब्लैडर इतना बढ़ा हुआ था, मैं नौकरी में था बस, लेकिन हाँ ये मेरा चांटिंग चालू था। ऑफिस में भी हल्का हल्का मैं गायत्री मंत्र का कंप्यूटर में लगा दिया करता था। तो ये सब चीजें हैं सर, मैं पर्सनली शेयर कर रहा हूं। आप कोई भी मंत्र, गायत्री मंत्र हो या ओम नमः शिवाय हो या ओम गम गणपते नमः, जो अच्छा लगे आपको, उसको चांट करने से सर देयर इज समथिंग हिडन, वो आपका हर चीज ठीक करता चला जाता है सर। थैंक यू सर, बहुत सारी बातें मैं और लोगों को मौका दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। ओम गंग गणपते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम हम हनुमते नमः। ये 3 मंत्र, ये अमृत है, अमृत। ये हर कोई अपना के देख ले। हम लोग जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, और हम सबका जो जीवन में जो लोग बचे रहेंगे, ये नागेश जी ने जो बताया, ये मंत्र बहुत काम का है और हमने इसे आजमाया है। और जब मैं हॉस्पिटल में था तो इस मंत्र का हमेशा जाप करता था, मैं बच गया। और दूसरा एक चीज और नागेश जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमें बड़े सन्यासी ने भी बताया और लोगों ने कहा कि यदि संभव हो तो अपने जीते जी मांस, मछली, अंडा का सेवन करना बंद कर दें। जीव हत्या करके खाना मना करते हैं लोग। हाँ, ये छोड़ दीजिए। मांस, ये स्वास्थ्य के लिए भी, हाँ, स्वास्थ्य के लिए भी खराब है, और जीव के स्वाद के लिए अपने मनुष्य शरीर का और दूसरे जीव को मार के खा के, और हमको फिर आवागमन के रास्ते से मुक्ति नहीं मिलेगी। बार बार इस शरीर को लेकर दुनिया में आना, ये बाकी सब प्रदर्शन है, ये कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा। तो किसी तरह का प्रलोभन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। और जितना बढ़िया डॉक्टर साहब ने बताया, हम उसका जवाब नहीं दे सकते। कुछ नेगेटिव कमेंट्स हमको कुछ लोगों ने फोन करके बताया था
लेकिन आज भट्ट साहब मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, आपको जितना ज्ञान है और आपने जो बताया कि खीरा, टमाटर, गाजर का जूस 2 बार पीजिए, हमने देखा है इसको पी करके बहुत लाभ होता है, और काला नमक डाल के या सेंधा नमक डाल के, इससे बहुत लाभ होता है। और फ्रूट्स बताया आपने कि ये चीज का सेवन करिए और इससे हर तरह का लाभ होता है, और पेट और ये जो है सिंबल देता है कि इस समय खाइए, इस समय मत खाइए। ये सब चीज जो आपने अनुभव की बातें बताई हैं, और कौन कौन से फल खाने चाहिए, कौन कौन से सब्जी खाने चाहिए, और सादा चावल और चीनी नहीं खाना चाहिए, ये सब आपने अमृत बात सुनाई है। विनय शुक्ला जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग जरूर रखेंगे, और ये हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं इसको जरूर अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे और बाद में भी इसको सुनेंगे। और ये आज का आपका जो व्याख्यान था ये एक रिकॉर्डिंग हो गया। हमारे बीच में अभय कृष्णन साहब राजस्थान से आए हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशन है। अभय कृष्णन साहब, आप क्या बोलना चाहते हैं? सबसे अभय पहले कृष्णन साहब। जी धन्यवाद हाँ, सर बोलने के लिए। सबसे पहले मैं सभी टीम मेंबर से माफी मांगूंगा कि मुझे ज्वाइन करने में थोड़ा समय लग गया, और सर मैं हाँ, मीटिंग में था, कुछ मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया है सर, तो अच्छा अच्छा, इस सब थोड़ा सा टाइम लग गया। और दूसरी चीज हाँ, ऐसे कि डॉक्टर साहब ने जो बताया बहुत अच्छी जानकारी है। ये जानकारी तो सभी जगह को सभी को पता होना चाहिए कि, बिल्कुल। क्योंकि ये पथरी एक ऐसी बीमारी है जो नॉर्मल हो चुका है। अगर आप देखेगा तो लगभग सभी को कुछ ना कुछ तो। मैं डॉक्टर साहब से इतना जानना चाहूंगा सर, जो वो आपने कहा जूस पीने को, तो ये क्या खीरे का छिलका निकाल के जूस बनाना है या छिलके के साथ? बहुत बढ़िया प्रश्न। सर, खीरे का छिलका आप निकाल के यूज़ करें, क्योंकि वो पिया नहीं जाएगा, कड़वा भी रहेगा, और उसमें काफ़ी पेस्टिसाइड हैं या कोई चीज़ है तो वो अटैच रहती है, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि खीरा हो, ककड़ी हो, इनका तो आप छिलका उतार के ही पीजिए। टमाटर की छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर आप छोटे-छोटे पीस में करिए, मिक्सी में ऐसे डाल सकते हैं और ये यूज़ कर सकते हैं सर। धन्यवाद सर। कई बार ऐसा होता है और कि सर कि जूस एक चीज़ बनाने और का मैं टाइम इन्फॉर्म नहीं है, करना चाहूँगा कि तो जिसको भी पथरी हो चुकी है, वो मेरे को अपनी रिपोर्ट भेज दें। मेरे पास ऐसी दवा है और ऐसा प्रोसीजर है कि जिसके हेल्प से उनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मात्र 2-3 हज़ार में उनका सारा पथरी गल के बाहर आ जाएगा। जी। धन्यवाद सर। दूसरी चीज़ ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे मान लीजिए कि जूस बनाने का टाइम नहीं है, या हम हो तो कंस्ट्रक्शन में आदमी है, सुबह से उठ के जाना हुआ, तो क्या ऐसे कच्चा भी खा सकते हैं बिना जूस बनाए? हाँ, हाँ, कच्चा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कच्चा ये ज़्यादा खाना पड़ेगा, अमाउंट ज़्यादा खाना पड़ेगा। 2 ओके। खीरा कम से कम खाना पड़ेगा। जूस में तो 1 हुँ, खीरा और 2 टमाटर होता है, और सेंधा नमक 1 चम्मच होता है। लेकिन अगर आप कच्चा खा रहे हैं तो 2 खीरा कम से कम होना चाहिए, और सेंधा नमक डाल के खाइए इसको। ओके। दूसरी तीसरी चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ सर, ये क्या खाली पेट खाना है या कुछ भी खा सकते हैं सर सुबह में? खाली पेट, खाली पेट। देखिए, एक अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत-बहुत प्रश्न है कि अगर किसी प्राकृतिक फूड को, वेजिटेबल्स को, या जो खीरा, ककड़ी, सलाद आइटम्स हैं, अगर खाली पेट खाते हैं तो ये दवा है, और खाने के साथ खाते हैं तो खाना है। अच्छा, ओके सर। दूसरी याद चीज़ बहुत ये रखिए। बताइए, बढ़िया। जैसे अभी अभी जो खीरा है सर, उसमें मैं हाँ, देखता हूँ 2 तरह का आता है। एक तो व्हाइट देसी टाइप का रहता है, एक आता है उसमें थोड़ा-सा अजीब तरह का टेस्ट आता है। तो ये क्या दोनों सेम ही है, और क्या कौन-सा खाना चाहिए सर? दोनों में केमिकल कंपोज़िशन सेम है सर। एक में थोड़ा जल्दी सड़ जाता था, देसी खीरा जिसको बोलते थे, खराब होता था, लुक में अच्छा नहीं था, उसको जेनेटिकली मॉडिफ़ाई किया गया, और जेनेटिकल मॉडिफ़िकेशन में कोई ऐसा चेंज नहीं किया गया है जिससे कि उसमें ज़्यादा फ़र्क आए। केमिकल ओके सर, कंपोज़िशन तो सब क्या सेम है। बेहतर कौन होता है सर, टेस्ट जो आप बेहतर जो देसी जो खीरा जिसका होता है दिन सर। बेहतर बेहतर देसी देसी? खीरा है। मैं आज साल भर से देसी खीरा ले रहा हूँ, और मुझे वही अच्छा लगता है। मैं दूसरा वाला खीरा भी ट्राई किया था, लेकिन ना तो टेस्ट में मुझे अच्छा लगा, ना तो मुझे लगा कि कोई ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो देसी चीज़ों को बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपका प्रायोरिटी। जानकारी बहुत अच्छी रही थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। धन्यवाद थैंक सर, यू धन्यवाद। सुनने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज और पूछना था डॉक्टर साहब कि कुछ लोग बोलते हैं कि जूस बना के पीने से अच्छा है कि उसको, जैसे मौसम्मी को चबा चबा के खाइए, उसका रस और उसका गुद्दा सब पेट में जाना चाहिए।
सर जूस भी ऐसे बनते हैं कि अगर आप घर पे बनाते हो तो आप मौसम्बी को काट के मिक्सी में डाल दो, सारा गूदा सहित आप खा सकते हो। लेकिन उसमें समस्या क्या होती है कि बीज जा करके अगर कहीं बड़े-बड़े बीज आपके अटक गए बीच में तो फिर सर्जरी करानी पड़ती है। अच्छा। हाँ, समस्या बीज की है, फाइबर से दिक्कत नहीं है और कड़वा इतना होता है कि आपका दाँत कोट हो जाएगा। आप इतनी खट्टी चीज़ों को डायरेक्टली पीते हैं, पानी होता है उसमें, नमक होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो थोड़ा लेने में भी दिक्कत है, पित्त बढ़ाएगा नहीं। अगर आप ऐसे खा रहे तो इतना पित्त बढ़ा देगा कि उल्टी हो जाएगी आपको। हमारे बीच में एक यंग इकोनॉमिस्ट विद्वान, बहुत अच्छा लगा, हर्ष साहब आए हुए हैं, उनका बहुत दिन से हर्षवर्धन नहीं। साहब कुछ पूछना चाह रहे थे। जी। हाँ, हर्षवर्धन साहब, मैं चाहूंगा कि आपको कुछ पूछना है तो पूछा जाए। हर्षवर्धन जी, आप A very इतने good कम evening, उम्र sir. में इतने बड़े एमिनेंट स्कॉलर्स और विद्वानों के बीच में अपना एक ऐसा स्थान बनाए हैं कि वो कुर्सी आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपकी तरह इकोनॉमिस्ट हमारे ग्रुप में कोई नहीं है। आपको बहुत बधाई हो। हर्ष, आप पूछिए, डॉक्टर साहब से पूछिए। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि विटामिन B12 के डेफिशिएंसी के पेशेंट का क्या डाइट होना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकली उनको कहा जाता है कि आप मीट बेस्ड डाइट लीजिए। नहीं गलत है। मल्टीविटामिन मोरिंजा हमने बनाया कैप्सूल। मोरिंजा आपने सुना होगा, सहजन कहते हैं उसको। उसका तो लीफ, उसका तो सब कुछ विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है। आपको कुछ नहीं, प्रोसेस मीट प्रमोट करने के लिए उसमें 1% विटामिन B12 होता है और 20% विटामिन B12 होता है मोरिंजा में, 10 से 20%। वो डिपेंड करता है कि किस रीजन में ग्रो कर रहा है। तो आप बताइए कि आपको कौन सा विटामिन B12 लेना चाहिए? 1% वाले को लेना चाहिए, जिसमें 20% हो रहा है उसमें लेना चाहिए। वो तो 20% आजकल मार्केटिंग करने के लिए लोगों ने इतना भ्रम फैला रखा है कि सही चीज को गलत और गलत चीज को सही, ये पूरा ट्रेंड बन चुका है। और इसकी वजह से अमिताभ साहब अभी कह ही रहे थे कि बहुत सारी नेगेटिव चीजें। तो नेगेटिव कौन है? जिनको बिल्कुल उस चीज में ट्रस्ट है जो गलत है, वो उसके लिए लड़ मरने को तैयार है, उसको किसी चीज को गलत करने को तैयार है। तो ये एक जनरेशन तैयार कर दिया है अंग्रेजों ने, कि अंग्रेजी शिक्षा ने, कि वो अपने आयुर्वेदा को हेय दृष्टि से देखना, अपने सारी चीज़ों को देखना गलत उससे, और उसको प्रमोट ना होना देना। जो प्रमोट करे उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करना। इवन मैंने देखा ग्रुप में अगर कोई नमस्कार भेजता है और गणेश जी की फोटो है तो उसको लोग मतलब मैसेज करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, जबकि उसका आध्यात्मिक से लेके शारीरिक तंत्र पे, जैसा नागेश झा जी ने कहा, बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। तो ऐसे जो कुछ लोग ऐसा समझते हैं ना सर, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये कम पढ़े लिखे हैं, उनको ये नहीं पता है कि उनका जीवन का आधार ही उस आत्मा है, उस चीज है। हाँ, जितनी ज्यादा पढ़ लिख ले रहे हैं लोग उतने ज्यादा गंवार हो जा रहे हैं, जाहिल, जिनको वर्ड मैं यूज करूंगा कि पढ़े लिखे होने के बाद उनकी जो सेंस है वो नॉन सेंस में कन्वर्ट हो जा रही है। वो ऐसी बातें करते हैं, पागलपन वाली बातें करते हैं, और वो उस चीज का कभी विरोध नहीं कर देंगे जिसको विरोध करना चाहिए। हर्ष साहब, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? जी सर। अच्छा, तो हाँ, आपने सहजन के बारे में बताया। एक सहजन आता है शुरू शुरू में बिल्कुल पतला रहता है, जिसको मतलब पूरा का पूरा पेट में चला जाता है, और बाद में वो मोटा हो जाता है। तो मोटा वाले में तो खाली उसके बीज को, उसके रस का स्वाद हम लोग लेते हैं, और हाँ, और उसका मतलब उसका ऊपर का छिलका सब निकाल के फेंक देना पड़ता है, क्योंकि वो पेट में नहीं जाता है। तो कौन सा ज्यादा फायदेमंद होता है? सर दोनों में कंपोजिशन ठीक ठाक है। विटामिन B12 को ही 10 से 20% जो हमने कहा कि जो बचपन में होता है तो 10%, और जैसे जैसे मैच्योर होता है B12 बढ़ जाता है। मैच्योर वाला ज्यादा सही है। अच्छा, हमारे बीच में डॉक्टर हरिहरन साहब ISTD से भी आए हुए हैं। हरिहरन साहब, आपने सुना शुरू से,
आप नागेश झा जी को भी जानते हैं। तो ये डॉक्टर साहब से आपका क्या प्रश्न है? और आज आप पहली बार हमारे इस वेबिनार में आए, तो आपका क्या अनुभव रहा? और मैं चाहूंगा कि आप हमेशा आएं, और मैं ये भी आग्रह आपसे करूंगा कि आप एक बड़े पहुंचे हुए विद्वान और बड़े अच्छे अधिकारी और बड़े ये मतलब ISTD के भी बड़े पर्सनालिटी रह चुके हैं। तो अगला एतवार मैं आपसे चाहूंगा, आपके मुख से कुछ अच्छे वचन सुनेंगे, और जिसमें हम लोग बहुत चाव से आपके द्वारा दिए ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे। लेकिन आज आपको भट्ट साहब से क्या पूछना है? आपको क्या कमेंट करना है? धन्यवाद अमिताभ प्रसाद जी। डॉक्टर भट्ट का बहुत अच्छा ये वेबिनार था, और ये मैं समझता हूँ इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, और हम लोग कई चीज़ को नहीं जानते थे, सो वो हम लोग को जानने को मिला, और अपनी जीवन शैली में कैसे क्या बदलाव लाया जा सकता है, और हम लोग कितना नेचुरल हो सकते हैं। मैं ये पूरे जो इनका लेक्चर था उसका एसेंस मुझे यही लगा कि बेसिकली लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट जो हम लोग बोलते हैं हर चीज़ में। आजकल मैं देखता हूँ डॉक्टर्स के पास जाइए तो दवाई लिखते हैं, उसका नीचे भी लिखते हैं यू शुड मैनेज योर लाइफ स्टाइल। हर चीज़, चाहे आपको बीपी हो या डायबिटीज हो या कुछ भी हो, तो ये बहुत जरूरी है। इन्होंने बताया कि पथरी की समस्या क्यों होती है, हमारा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, खाने का ढंग, ऐसा सब होता है, ये बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है। और मैं इंसिडेंटली मैं ये बता दूं कि मेरी वाइफ का भी अभी जस्ट 6 महीना पहले ऑपरेशन हुआ था। गॉल ब्लैडर, काफ़ी बड़ा गॉल ब्लैडर था, और सर्जन ने किया। तो मेरा एक ये प्रश्न था कि ऑपरेशन के बाद क्या सावधानियां क्या रखनी चाहिए? अब तो चूंकि प्रिवेंशन तो आपने बताया कैसे प्रिवेंट किया जाए, लेकिन जब किसी को हो गया, ऑपरेशन हो चुका है, तो फिर क्या? हाँ, ऑपरेशन के बाद बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इस पे मैंने थोड़ा सा चर्चा किया था कि लाइफ स्टाइल में क्या इंक्लूड करना है। जैसे हमने कहा खीरा टमाटर का जूस आपको रेगुलर लेना है, नींबू का पानी आप रेगुलर लीजिए, आंवला का जूस मिल जाए तो वो रेगुलर लीजिए, जामुन का सिरका अगर मिल जाए तो उसको आप रेगुलर लीजिए। मतलब एक साथ नहीं सब पीना है सुबह, कभी जामुन का जूस ले लिया, कभी वो ले लिया, कभी ये ले लिया। मतलब खीरा टमाटर का जूस तो आपको सबको लेना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें हैं, विटामिन सी भी है, फाइबर भी है, और नमक एक ऐसा चीज़ है, सेंधा नमक, कि जो आपके डाइजेशन होने के बाद उस जगह पे जाता है जहाँ कोई चीज़ जाएगी नहीं, तो वहाँ पे वो एक तरह से शोधन का काम करेगा, उन चीज़ों को गलाने का काम करेगा। आपने देखा होगा जिन चीज़ों को कोई चीज़ नहीं गला सकता उसको नमक गला देता है। तो जो हमारा कॉमन साल्ट है और जो सेंधा नमक है, दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? सेंधा नमक में सोडियम नहीं होता है, तो सोडियम न्यूक्लिएटेड जो चीज़ें प्रॉब्लम है वो कभी नहीं होगी। एक डाइट में मेजर चेंज ये है कि सेंधा नमक यूज़ करना है, बिना सोडियम वाली चीज़ें यूज़ करना है, और जूस, फ्रूट ये रेगुलर लीजिए, हरी सब्जी लीजिए, सलाद खाइए, रोटी बढ़िया से खाइए। प्रोसेस्ड फूड, ट्रांस फैट का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, घरों में जैतून तेल का यूज़ करिए, सनफ्लावर ऑयल का यूज़ करिए, जिसमें कि खाना बने, जिसमें पराठा बने। पराठा खाना बुरा नहीं है, मैदे का पराठा बुरा है। जो तेल में बना रहे हैं उस तेल की दिक्कत है, जो कुकीज़ हम खा रहे हैं उसमें दिक्कत है, जो बिस्कुट खा रहे हैं उसमें दिक्कत है, जो पापड़ हम तला हुआ खा रहे हैं उसमें दिक्कत है। तला किसमें है ये ध्यान देने की बात है। अगर समोसा खाने का मन है तो समोसा नहीं बुरा है, समोसा किस तेल में पका है वो दिक्कत है। नहीं, बात सही है। चूंकि आपका एक बार हो चुका है तो ज्यादातर चांस है कि जैसे कोई फूड में गड़बड़ी होगी दोबारा से वो पथरी बनेगी, और उससे भी ज्यादा अमाउंट में बनने की चांसेस है, क्योंकि ऑपरेशन से कभी भी पथरी का परमानेंट इलाज नहीं होता है। तो मेरी ये सलाह है कि एक बार उनको पथरीना का 30 दिन टैबलेट कैप्सूल खिला दीजिए आंवले के जूस के साथ, ताकि जो भी न्यूक्लियस रहेगा वो कहीं भी वो गल जाएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये पूरे बॉडी का शोधन कर देगा, एक तरीके से डिटॉक्स कर देगा, निकाल देगा जो चीजें बॉडी में ऑलरेडी बन रही है। क्योंकि ऑपरेशन से हमने ऑर्गन हटाया, पथरी को नहीं हटाया। पथरी कहाँ थी
वो भी प्रॉपर्ली डिटेक्ट होना मुश्किल होता है। कई जगह ऐसी जगह होती है कि छिपी होती है, वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में नहीं आ पाती। ओह! अच्छा, अच्छा। जी। चलिए अच्छा डॉक्टर साहब बहुत अच्छा और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप बीएचयू से पीएचडी किए हुए हैं, डॉक्टर जी, जी, साहब। जी। और जी, मैं सर। इंसिडेंटली मैं बीएचयू से मैंने बीटेक किया वहाँ से, बीटेक मैकेनिकल अरे इंजीनियरिंग वाह! में। जी। बीएचयू आईटी अब तो आईआईटी हो गया। तो मैं वहीं हाँ, का प्रोडक्ट हूँ तो बहुत मुझे खुशी हुई कि हमारे अल्मा मैटर मैं वहीं वहीं से बीटेक भी किया, एमबीए भी किया वहीं से और अरे वाह! फिर यहाँ बीआईटी मिश्रा से मैनेजमेंट में पीएचडी किया। तो मैं बहुत बेसिकली मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पे ही ज़्यादातर बोलता हूँ, लेकिन अब जी, थोड़ा जी। बिहेवियरल साइंस है इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा अब बोलना शुरू किया हूँ। स्ट्रेटजी मार्केटिंग तो बात करते ही थे, अब इस पे भी जी। तो बट बड़ा अच्छा बहुत लगा अच्छा सर। लगा आपका सुन के। मेरी कहीं भी और आवश्यकता हो तो आप निसंकोच नंबर ग्रुप में है, सर से ले लीजिएगा, हाँ, है हाँ, ना? नहीं, नहीं हाँ, ठीक। मेरी कहीं और भी अब आवश्यकता हम हो लोग ग्रुप के किसी मेंबर को किसी भी टाइम कॉल करिए, मैसेज करिए। सलाह लेने में कोई पैसा नहीं लगता है, सलाह लीजिए और अच्छे रास्ते पे चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए जी, और मिस्टर अमिताभ प्रसाद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये मुझे एक सुनहरा मौका आपने दिया कि ऐसे फोरम पे लोगों से मिलने ऑनलाइन मिलने का मौका मिला। वर्चुअल वर्ल्ड में ही मिले हम लोग, लेकिन बहुत जी, अच्छा जी, जी। लगा और मैं एंजॉय किया इसको। काफी इंसाइटफुल था, इंफॉर्मेटिव था सब कुछ। उम्मीद है कि आगे भी हम लोग इंटरेक्ट करते रहेंगे। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन आदमी कितना कहाँ पे इन्वॉल्व है, कितना एंगेज्ड है। तो चलिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि और भी आगे अच्छे अच्छे प्रोग्राम होंगे, हम लोग उससे बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अभी मैं तो ये अमिताभ जी से कहना चाहता हूँ कि महीने में 2 बार हेल्थ का प्रोग्राम तो ज़रूर रखिए, अभी है ना? हमने डॉक्टर बदावनी साहब को राजी किया है। वो हार्ट के प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, वो कैसे होता है और क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसे आदमी को बचाए। वो एम्स के डीन रह चुके हैं और सेकंड डायरेक्टर जनरल हैं। और हमारे 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 ये नागेश झा साहब जो प्रार्थना करते हैं उसके बदौलत हमारे इस वेबिनार अमिताभ के मेंबर भी हैं। हम किसी से कुछ पैसा नहीं लेते, कोई नहीं, लेकिन सब हमारे उदार पर्सनालिटी वाले इतने बड़े बड़े विद्वान इतनी अपनी स्वेच्छा से जो ज्ञान देते हैं। आज का भी ज्ञान कितना महत्वपूर्ण। एक चीज और पूछना था डॉक्टर साहब कि खीरा, टमाटर, गाजर और बीट और पालक, ये चारों चीज मिलाकर, थोड़ा सा अदरक, ये मिला के हम लोग कभी कभी पीते हैं इसका जूस। तो हाँ, ये क्या कभी-कभी ले सकते हैं, इसको मिला नहीं, नहीं, इसको मिला के नहीं पीना है, बीट भी क्योंकि डालते हैं? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि इसको मिला के नहीं पीना है। खीरा, अच्छा, टमाटर, सेंधा नमक का अलग कंपोज़िशन बनता है अच्छा। और जब देखिए, इसमें आयरन वाली चीज़ें डाल देंगे तो वो कॉम्प्लिकेट कर देगा। अच्छा। जिसको पथरी हुआ है, आपने हाँ, बीटरूट डाल दिया, गाजर डाल दिया, गाजर तो डाल सकते हैं, बीटरूट बिल्कुल नहीं डाल सकते क्योंकि उसमें फुल ऑफ आयरन है। अच्छा। और किसी भी ऐसी चीज़ को पालक नहीं डालना पालक है भी जो डालते हैं? पालक भी नहीं डालना है। पालक और गाजर और चुकंदर का अलग जूस बनाइए। अच्छा, अच्छा। देखिए वो ये उन सब। लोगों के लिए हाँ, उन लोगों के लिए अलग फ़ायदेमंद है, जिनके आयरन की दिक्कत है, हीमोग्लोबिन की दिक्कत है। अगर हीमोग्लोबिन सही है तो उसको ज़्यादा लेंगे तो वो और भी तरह की दिक्कत पैदा करेगा। अच्छा, देखिए एक नया जानकारी दिया आपने। ये सावधानी हम लोग को कल से उसको बंद कर देंगे हम। हमारे हमारे इसके मतलब चीफ गेस्ट साहब प्रसाद साहब कुछ उन्होंने हैंड रेज किया है और कुछ पूछना चाह रहे हैं। एंड और हम चाहेंगे कि उनके प्रश्न को भी सुना जाए और उनके कमेंट को भी सुना जाए। बहुत अनुभवी हैं और हमारे ग्रुप के सबसे एजेड आदमी ये और बीएम प्रसाद जी हैं, फिर खान साहब हैं, हम लोग सभी उम्रगर हैं। तो आपके एडवाइस का हम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। प्रसाद साहब क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछा जाए। इसके बाद हमारे एक आनंद साहब आए हैं नए, तो हम चाहेंगे आनंद जी अपना हाँ, परिचय देते हुए और आप कुछ कमेंट करेंगे, ठीक है? प्रसाद साहब। डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए मैंने नमस्कार। मिस किया आपका व्याख्यान, थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर आके करीब करीब आई वॉज एबल टू मेक इट अप। हमें पूछना ये डॉक्टर साहब
कि पता नहीं कैसे अभी 5-6 महीने से में खाने की इच्छा नहीं रहती है, खाने की अच्छा इच्छा नहीं रहती है। मन करता है कि केवल हम डायबिटीज़ होने की वजह से, क्योंकि इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो जी एक मजबूरी है खाने की। वैसे अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं खाना शाम रात का खाना बिल्कुल ही ना लूँ। क्यों ऐसा हो रहा है? ये पहले नहीं था, पहले खाने की रुचि थी, अब तो बहुत कम क्वांटिटी और जी, खाने की ये इच्छा वात उसके लिए वात ज़्यादा और है। पित्त जब बढ़ता है बॉडी में, हुँ, तो ये प्रॉब्लम शुरू होती है। वात पित्त शांत करने के लिए आंवला का जूस मैंने बताया, आप इसको ले सकते हैं। खीरा टमाटर लीजिए, ये भी शांत करेगा। और त्रिफला दूध के साथ शाम को लीजिए, खाना मत खाइए शाम को। ये 1 हफ्ते तक करिए, 1 हफ्ते बाद आपका सारा बैलेंस हो जाएगा, फिर आपको भूख लगने लगेगी। और आप कोशिश करिए कि आयुर्वेदिक दवा यूज़ करें, इंसुलिन धीरे-धीरे कम करें। इंसुलिन अब डॉक्टर रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। जितनी डब्ल्यूएचओ की लेटेस्ट रिसर्च है, गाइडलाइन है, उसमें कह रहे हैं कि इंसुलिन जो साइलेंट हार्ट अटैक का कारण बन रहा है, उसको अब धीरे-धीरे कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इंसुलिन ऑलरेडी हमारे बॉडी में किसी न किसी रूप में होता है, जब तक कि पैंक्रियाज़ का ऑपरेशन ना हुआ हो। हमारे साथ हुआ, हमको क पैंक्रियाट एक स्टोन था जो निकल गया, अच्छा, पैंक्रियाज़ में था। जी, जी। जी, तो उसके पहले काफ़ी दर्द रहता था, लेकिन जी, जी। ऑपरेशन कराने के बाद फिर पैंक्रियाज़ से ही निकला वो हुँ, वो डक्ट के माउथ पर था, इसलिए जल्दी से निकल गया। उसमें कोई जी। परेशानी नहीं हुई। लेकिन हुँ, हुँ। इधर हाल में मेरे ख्याल है कि 1 साल से या 6 महीने से हुँ। बिल्कुल स्वाद ही निकल गया। हर चीज़ जो बड़े प्रेम हाँ, से खाते थे जी। जिन चीज़ों को, अब लगता है कि उसको एक बाइल टेस्ट करा लीजिए, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा लीजिए, बाइल टेस्ट करा लीजिए। अच्छा, बाइल टेस्ट से ये पता लग जाएगा कि बाइल का क्या स्टेटस है, घट गया है या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर बढ़ गया होगा अच्छा, तो बाइल जो उसको बैलेंस करने के लिए मैं बता दूँगा क्या करना है, बैलेंस हो अच्छा। जाएगा। हाँ, फिर तो आपका ये समस्या खत्म हो तो जाएगी। बाइल और टेस्ट जो है वो क्या लिखा जाता है उसपे? बे बाइल टेस्ट आप उनको बोलिए, वो अपना कर लेंगे। अच्छा, उसमें अच्छा। बाइलिरुबिन इतने कंपोनेंट हैं, उनका टेस्ट करके वो बता देंगे कि किनका क्या परसेंटेज है, कोई घटा है या बढ़ा। एक चीज़ और बताइए ज़रा सर, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए आदत सी लग रही है लैक्सेटिव लेने की, कौन से और लैक्सेटिव ले रहे हैं सर? एक लूज़ करके लैक्सेटिव मिलता है, हुँ, हुँ। वही लेते हैं। लेकिन में ये प्रॉब्लम है हमारे साथ कि ये सारे टेस्ट वगैरह कराए, इसको कुछ निकला तो नहीं उसमें, लेकिन हुँ, हुँ। कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन ये सर बाइल की समस्या है। कॉन्स्टिपेशन बाइल जितना पहुँचना चाहिए गॉल हाँ, ब्लैडर में, हाँ, उतना पहुँच नहीं रहा है। अच्छा, इंटेस्टाइन में जो पहुँचना चाहिए वो अमाउंट में कहीं न कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। उसकी वजह से ये बाइल आपके प्रॉपर अमाउंट में बन रहा है, लेकिन पहुँच नहीं रहा है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हुँ, आप देसी घी कुछ दिन तक खाइए। देसी घी, अच्छा, शहद, देसी घी, गुड़, है ना? हाँ, तो हाँ, बाइल की समस्या दूर हो जाएगी, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो दूर हो जाएगा। और हुँ, जो दूसरी चीज़ है कि मैं अपना एड्रेस भेजिएगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक दवा भेजता हूँ, नीम कालमेघ त्रिफला। अच्छा, ये मैंने एक कैप्सूल बनाई है, जिसको कि 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को लेना है। ये लैक्सेटिव बिल्कुल नहीं है, और आपका क्लियर हो जाएगा इंटेस्टाइन। उसमें किसी तरह का अगर कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन शुरू हुआ है, हुँ, जिसकी वजह से गाढ़ा हो रहा है मल, तो वो हाँ, भी मार के बिल्कुल सही कर देगा। उसमें जितने अच्छा, जीवाणु, अच्छा, विषाणु होंगे, उनको हाँ, सबको हाँ, कर देगा। तो आप अपना एड्रेस बड़ी दीजिएगा, हम आपके घर पे भेज ब देंगे ये चीज़। बहुत आप बहुत एक बार ट्राई बड़ी करिए। जी, जी। बड़ी कृपा होगी आपकी, मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं, ब बिल्कुल, मेरी मैं जितनी सेवा ले सकते हैं मैं लीजिए सब लोग। अच्छा, मैं उपलब्ध हूँ। मैं आपका आपका एड्रेस तो है हमारे पास, तो जी, हम जी। आपको हम भेज देंगे, अपना अपना हाँ, एड्रेस भेज देंगे। बड़ी कृपा होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको इन जी, एडवांस दे रहा हूँ। ये बहुत एकदम
परेशान हो रहे थे, ताज्जुब कर रहे थे कि जिसकी आदत थी, इतना मन से खाते थे, ज़्यादा ही खाते थे, अब बिल्कुल खाना ही बंद करीब-करीब मन करता है, खाना ही नहीं खाएँ। ये बाइल की प्रॉब्लम है। हाँ, अच्छा, बाइल जो ठीक सही है। निकल नहीं रहा और डाइजेस्ट हो नहीं रहा और हाँ, हमको लग रहा है इंटेस्टाइन में, आंतों में कुछ बैक्टीरिया जमा हो गए हैं, जो हाँ, कि हाँ, डाइजेशन में भी दिक्कत कर रहे हैं। तो ये नीम अच्छा, कालमेघ इतना हाईली इतना एंटीबायोटिक है कि वो किसी भी तरह के जीवाणु, विषाणु को मारने में सक्षम है। इवन एक वायरस आपने सुना होगा, मंकी पॉक्स वायरस अभी फैला है। हाँ, तो हाँ, एक हमारे बगल में पेशेंट थे, उनको वैसा ही सिम्पटम आ रहा था, वो बेचारे बहुत ही गरीब हैं, बहुत हाँ, ज़्यादा गरीब हैं। तो उनको हमने नीम त्रिफला गिलोय और यही नीम गिलोय ये दिया और उनका 3 दिन में विश्वास नहीं करेंगे, उनको मतलब पूरा मुँह में कड़वा हो जाता था, उनको खाने की इच्छा नहीं होती थी और डॉक्टरों ने जो दवा लिखा था, उससे उनको उल्टियाँ बढ़ गई थी, कुछ काम नहीं कर रहा था, पूरा परिवार बीमार पड़ा था और 3 दिन में उनका सारा सिस्टम ठीक हो गया और वो एकदम मस्त हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब वो वाह! कड़वाहट नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया से हम खा पी रहे हैं, तो आपकी उसका नाम बताया आपने त्रिफला नीम नीम त्रिफला इधर। कालमेघ, नीम त्रिफला गिलोय एक कैप्सूल है, दूसरा कैप्सूल है नीम कालमेघ त्रिफला। अच्छा, तो तो नीम मैं कालमेघ जो देते हैं वो इंडाइजेशन के लिए देते हैं, नीम हाँ, त्रिफला गिलोय देते हैं जो ज्वर है, किसी तरह का फीवर है, नहीं उतर रहा है, हाँ, जॉन्डिस के लक्षण आ रहे हैं तो उनके लिए देते हैं, लीवर के साथ दवा देते हैं। तो कौन-सा लूँ मैं? आपको नीम कालमेघ मैं भेज दूँगा, शॉर्ट अच्छा, करके। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत। सर मैं कुछ पूछना चाहूँगा सर। जी। हाँ, हाँ, पूछिए सर, पूछिए। सर हमारे बिटिया का वज़न 77 केजी है हुँ। अरे! बहुत और ज़्यादा उसकी उम्र अभी 14 साल है। है। जी। तो क्या ये कुछ वेट कम किया जा सकता है क्या सर? हाँ जी, ये वेट कम हो तो सकता है सर, हमने इसके लिए भी एक दवा बनाई है, फॉरफिट करके, जी सर। जिसमें कि एक पौधे का एक्सट्रैक्ट देते हैं। उस पौधे के एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि लेप्टिन एक रिसेप्टर होता है जिससे हमें भूख बहुत लगती है। तो वो भूख को मार हुँ। देती है और आप सामान्य डाइट एक बता देंगे, उसको फ़ॉलो करिए और भूख मारने की दवा लीजिए, नीम त्रिफला नहीं सर लीजिए, वो इससे बैलेंस हो। बहुत कम खाती है सर वो। हाँ, मैं बता रहा हूँ जो भी खाती है वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। लेप्टिन का ये भी ओके, काम है कि जो आप जो भी खा अच्छा। रही है, उसको प्रॉपर ऊर्जा हुँ, में नहीं मिल रही है, उसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है फैट अच्छा। में। जी। ठीक है। तो देखिए कितना बढ़िया, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट सबको मिल रहा है इस वेबिनार से, सब ईश्वर की कृपा है। प्रसाद साहब का, गणपति देव का पूजा और सभी सात्विक लोगों का मिलन, ये बहुत बड़ा हम लोगों का है, जिससे ईश्वर के आशीर्वाद से ऐसे ऐसे डॉक्टर, ऐसे ऐसे लोगों को से और हमारे ग्रुप के मेंबर का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। हमारे आनंद साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। आनंद साहब, आप अपना परिचय देते हुए पूछिए, बेझिझक पूछिए। अभी हमारे एक जोशी साहब भी लखनऊ के विद्वान हैं, अब उनसे भी उनकी राय जानेंगे, उनके प्रश्न को सुनेंगे। खान साहब हैं, लेकिन हम सबका बात सुनेंगे, थोड़ा सा समय जी सर, लेंगे, सबसे लेकिन पहले ठीक है। और डॉक्टर साहब को मेरा धन्यवाद। इस वेबिनार में मुझे जुड़ने का हिस्सा मिला। मैं पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ हूँ। अभी कल ही सर से मिला था, सर से ट्रेनिंग लिया हूँ मैं पीटीसी दरभंगा में और आज मुझे सौभाग्य मिला है कि इस ग्रुप में जोड़ा गया है। जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आंवला जूस जैसे लेते हैं तो पैकेट वाला ठीक है या फिर फ्रेश जूस है? मैं फ़ील किया हूँ कि जब आंवला जूस जो नेचुरल है उसको मैं लेता हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हाँ, नहीं है सर। क्या प्रॉब्लम होता है बताइए। जैसे स्किन वगैरह में रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं, मतलब स्पॉट वगैरह बनना शुरू हो जाता है, ज़्यादा लेता हूँ तो मैं ऐसा फ़ील किया हूँ मतलब, क्योंकि मुझे नेचुरल खाने में जूस से जी सर। नेचुरल जूस से कि पैक जूस से? नहीं, नेचुरल जूस है सर, मैं पैकेज यूज़ नहीं किया हूँ अभी, लेकिन वो नेचुरल तो सीज़न में ही मिलता है, जैसे अभी शुरुआत हो गई है। हुँ, हुँ। तो आप कितना लेते हैं? आप देखिए 2 तरीके से ले सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आंवला के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन है।
आंवला एक ऐसा है कि उसको आप सब्जी में 1-2 डाल के पका सकते हैं और उसका विटामिन सी नष्ट नहीं होता है। और सर मैं एक समझ आंवला से ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, एक बड़ा आंवला यूज़ करना है, 2 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इस तरह के सिम्पटम आएँगे। और ये सिम्पटम जो तो आप मैं कह वही रहे हैं एलर्जी का, ये लीवर से संबंधित है सर। अच्छा सर। आपके लीवर का टेस्ट करा लीजिए, एलएफटी टेस्ट हाँ, करा लीजिए, लीवर फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, ओटीपी मेरा बढ़ा एसजीओटी, हुआ रहता है एसजीपीटी। सर। हाँ, जब तक लीवर की दिक्कत आएगी, कुछ भी खाएँगे, ये आपको लगेगा इसकी वजह से हो रहा है। खाने की वजह से कभी दिक्कत नहीं आती है। एलर्जी, रैशेस, ये सारे सिम्पटम आपके लीवर फंक्शन को दर्शा रहे हैं कि लीवर आपका बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो लीवर की दवा है हमारे पास, अगर आप कहेंगे, मैं आपको भेज दूँगा। वो मात्र ₹600 का है, ठीक है? और उसको 1 महीना कैप्सूल के फॉर्म में खाइए, काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। नहीं और सर, कुछ तो उसके डाइट है पहले जिसको फॉलो करना है। कुछ टेस्ट वगैरह भी उसके लिए करवाना होगा सर? हाँ जी, लिवर फंक्शन मेडिकल टेस्ट, एलएफटी, एसजीओटी, एसजीपीटी। आपको 2 टेस्ट कराने हैं। डॉक्टर साहब आप अपना नंबर भी बता दीजिए सभी को, सब कोई नोट हाँ, कर लें, क्योंकि सब सभी लोग को मेरा नंबर जेन्युइन नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम है। नंबर नोट कर लीजिए। 855 एक सेकंड। जी 855 609 जी 2620। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। 855 609 2620। 2620। जी, डॉक्टर साहब ये व्हाट्सएप नंबर है ना? मैं एड्रेस जी, अपना जी, इसी व्हाट्सएप भी है, कॉलिंग भी है। अच्छा, मैं अपना एड्रेस इसी पर भेज दूँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल सर। आपने कहा ना? जी, जी, भेज दें सर। ठीक कोई है, बात थैंक यू। नहीं। जी, आनंद जी, जो जो टेस्ट बताया डॉक्टर साहब ने, वो टेस्ट करा लीजिए और फिर डॉक्टर साहब से सलाह लीजिए और जी संपर्क सर। में रहिए। हाँ, संपर्क में रहिए। हम तो इतना ही कहेंगे कि जो आदमी ये वेबिनार अटेंड नहीं करता है, बहुत बड़ी यूनिक, हम तो खाली थोड़ा चेष्टा करते हैं, व्यवस्था तो भगवान करते हैं। एक बहुत जी बड़े भगवान की व्यवस्था से वो लोग वंचित हो जाते हैं, और ये आप लोगों ने महसूस किया होगा। इतने बड़े बड़े उदार पर्सनालिटी वाले लोग और इतनी सहजता से अपने ज्ञान को दे करके लोगों का भला कर रहे हैं, ये हमारे वेबिनार ग्रुप में देखने को मिल रहा है। और कुछ हाँ। पूछना है आनंद जी? नहीं सर, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, हमेशा आते रहिएगा, हमेशा आते रहिएगा, और अपने जितने भी से सभी साथियों को बोलिएगा कि इसको ज्वाइन करिए, बहुत फायदा जी होगा। सर। हाँ, हम अब अपने ये मास्टर ट्रेनर डॉक्टर उमेश चंद्र जोशी जी की बात सुनना चाहेंगे, उनका एक्सपर्ट कमेंट सुनना चाहेंगे। समय तो कम है, लेकिन इन लोगों की बात सुने बिना ये वेबिनार में मजा नहीं आता है। डॉक्टर जोशी। हाँ, नमस्कार अमिताभ जी, नमस्कार भट्ट साहब और सभी को मेरा प्रणाम। जी, बहुत अच्छा लगा अमिताभ जी, आप जो प्रयास करते हैं और आज जो डॉक्टर साहब ने बात बताई वो बहुत ही सहज और सरल और उसका उपचार बताया। अभी हमारे एक परिचित थे, उनकी डेथ हो गई, उसमें उन्होंने कहा कि इनको पित्ताशय में कैंसर हो गया सर। और वो अरे पीजीआई यहाँ पर अस्पताल है, वहाँ भी रहे और कई जगह इलाज कराया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई अभी 10-12 दिन पहले। तो मैं डॉक्टर साहब से मैं सोच रहा था कि उनसे कहूँ संपर्क करें और शायद कुछ जी, आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रभाव उन पे पड़ता। डॉक्टर साहब ने जो बताया कि हम सभी का जो ब्रेन वॉश होता है कि आयुर्वेद बहुत देर में फायदा करता है, ऐसा नहीं है, आज पता चला। और हम चाहेंगे अमिताभ जी कि आप डॉक्टर साहब को बुलाएं और इस तरह की वार्ताएं कराएं, तो इससे हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जी, तो स्वास्थ्य है। जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो आगे क्या होगा, रहेगा। सब बेकार है हमारे लिए। तो और बिल्कुल। जो आयुर्वेद में जो
सहज उपाय हैं और जो जी, नेचुरल बातें हैं उसको डिस्कवर करने में हमारे महर्षियों का, ऋषियों का इतना लंबा समय लगा। और कल जी, ही मैं उपाम में एक कोर्स करा रहा था, तो उनके डायरेक्टर जनरल वेंकटेशन लू साहब आए थे। तो उन्होंने कहा कि जी, अगर व्यक्ति एक्सरसाइज करे, योगा करे, मेडिटेशन करे और शुरू से ही आयुर्वेद का सहारा ले, तो उसको कोई बीमारी होगी ही नहीं। और वही भट्ट साहब ने आज कहा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और भट्ट साहब से रिक्वेस्ट होगी कि आगे भी आएं सर। थैंक यू और सर, बहुत सी थैंक बातें होती हैं कि थैंक यू सर, हमें अपने शरीर के बारे में जानकारी, शरीर के विषय में जानकारी मिलती रहे। तो आपकी आज जो वार्ता थी बहुत अच्छी रही, बहुत उपयोगी और बड़ी ज्ञानवर्धक। थैंक यू। सर आपसे एक सवाल ये है कि जैसे कि ज़्यादातर एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं और हम लोगों को वेस्टर्न जी, कल्चर में कोई अंग्रेजी बोलता मिल जाए हुँ, या अंग्रेज आ जाए हमारे हुँ, सामने, तो हम उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और यही कारण है कि आज जी, हम अपने इस आयुर्वेदिक पद्धति को छोड़ के दूसरी पद्धतियां अपना रहे हैं, विशेष तौर पे एलोपैथिक। जी, उसमें फायदे कम है, फायदे तो बहुत कम है, नुकसान बहुत ज्यादा है। जी, जैसे कुछ जी, सर्जरी करके वो बाइल को निकाल देते हैं। तो अगर सर, अगर कोई जी, लीवर में से बाइल डक्ट निकाल दी जाए, तो क्या हुँ। इसके दुष्परिणाम भी होते हैं? इस पे आपका क्या विचार है सर? सर सर, कोई भी ऑर्गन अगर बॉडी का जाएगा, जी क्योंकि जी हर बॉडी इंटरकनेक्टेड है, सबका फंक्शन एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। जी जी उसका एक फंक्शन नहीं मल्टीपल फंक्शन होता है, हमें तो एक चीज़ पता होती है। लेकिन हाँ जी वास्तव में वो मल्टीपल फंक्शन होता है। लीवर बता दें पूरे मैंने एक बार लेक्चर हुआ था तो मैंने बोला भी था, जी। लीवर हमारा सेकंड ब्रेन है बॉडी अरे का। वाह! अच्छे सर, अच्छे। अगर आपका लीवर में जैसे वो सर बोल रहे थे कि मैं आंवला लेता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम आती है, जी, वो जी। आंवले की प्रॉब्लम नहीं है। लीवर एक ऐसा सेंटर है जिससे आप ज़िंदा रहते हैं, अच्छा जो सर, हर अच्छा। दिन के टॉक्सिसिटी को प्रोसेस करता है। तो आपको लीवर को ज़्यादा से ज़्यादा अगर मजबूत करना है, जी। तो खीरा, टमाटर का जूस मैंने बताया, जी, जी। नींबू पानी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा सर, आँवला अच्छा। जी, जी। ज आँवला का जूस तो हमेशा यूज़ करिए, साल भर यूज़ करिए, जी हाँ। क्योंकि वो लीवर में सफाई में डिटॉक्सिफ़िकेशन में काम करता है और डिटॉक्स करने के लिए हमने एक स्पेशल कैप्सूल भी बनाया है, जी, जिनका जी। यूरिक एसिड काफ़ी डिस्टर्ब है या जिनका लीवर का फंक्शन एसजीओटी, एसजीपीटी काफ़ी डिस्टर्ब है, तो उनके लिए स्पेशल कैप्सूल बनाया है, उसको ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो समस्या है वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अच्छा लीवर में सर। तो डेली समस्या आती है। जो हम खाना खाते हैं लीवर के थ्रू ही पास होता है, वो गेट कीपर है। वो अच्छा सर, देखता है कि अच्छा। हम किस तरह का खाना खा रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए। जब वो फ़ेल होता है तो हम जो भी खाते हैं उसका दुष्परिणाम हमारे सामने आता है। जितना हेवी चीज़ है, अंडा है, मांस मछली है, प्रोटीन है, ये सब चीज़ें लीवर ही रक्षा करता है। और अच्छा सर। अल्कोहलिक में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है कि उनका लीवर बहुत जल्दी डैमेज होता है। और एक अच्छी बात बताऊँ, आयुर्वेदिक चीज़ें करती क्या है? जी, जी। आयुर्वेदिक जो दवाएँ होती हैं, कभी भी लीवर को रिपेयर करती हैं, वो रिपेयर के लिए प्रमोट करती हैं। हमारा लीवर ही ऐसा ऑर्गन है और पैंक्रियाज़ ऐसा ऑर्गन है, जिसको हम दोबारा रिपेयर करवा सकते हैं। और रिपेयर अच्छा करने सर। के लिए सही मात्रा में हमें सिर्फ़ आयुर्वेदिक दवाओं को लेना होता है, जो इंड्यूस करती हैं, एक ऐसा वातावरण देती हैं, जो कि ये अपने आप हीलिंग करके, रिपेयर करके अपने आप को सुव्यवस्थित कर लेती है। हम जैसे घाव लगता है, तो जी। अगर घाव पे पट्टी बाँधते हैं, इसी तरह से जब हम लीवर का इलाज कर रहे होते हैं, तब हमें कुछ दिनों के लिए उपवास करना होता है, कुछ डाइट का फ़ॉलो करना पड़ता है, जूस हमें किसी ख़ास तरह का लेना होता है। तो ये सारी प्रक्रियाओं से मिलके आयुर्वेद बना है, जो नेचुरल हीलिंग पे काम करता है। और योगा तो मस्ट है, योगा से क्या होता है कि हम ऑक्सीजन जिसको प्राण हीलिंग कहते हैं। ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आधे ऑर्गन मर जाते हैं और अच्छा ऑक्सीजन सर। बढ़ जाए तो आधे रोग दूर हो जाते हैं। तो इसलिए योगा में सबसे बढ़िया योगा है टहलना। छाता लीजिए, आराम से निकलिए थोड़ा टहल के आइए, घंटा बजाइए। घंटे से मैंने याद आया कि कई डॉक्टरों ने जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, ये भी रिपोर्ट किया कि जो गॉल ब्लैडर वगैरह है, जो लीवर वगैरह का फंक्शन है, इसको घंटा बजाने से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसकी अच्छा जो सर, घंटे की अच्छा। ध्वनि होती है, वो अल्ट्रासाउंड की ध्वनि होती है। इसको मनीषियों ने
पुराने विद्वानों ने एक खास तरह के मेटल को यूज करके घंटा बनाने की इसीलिए सलाह दी थी जी। कि साउंड जो आती है वो अलग आती है, उसके पीछे जो अल्ट्रासाउंड आती है, जो आज बड़े-बड़े डॉक्टर कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड से हम ये स्टोन तोड़ेंगे, वो अल्ट्रासाउंड नेचुरल निकालना है तो घंटा बजाइए, जो 2 बार बजाते हैं 10 बार बजाइए, देखिए काफ़ी फ़र्क आएगा। किसी तरह का सैडनेस है, आपके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस है, घंटा बजाइए बहुत फ़र्क पड़ता है। ये जाहिल जो जितने गँवार होते हैं, वो घंटा बजाने का विरोध करते हैं कि घंटा क्यों बजा रहे हैं, पूजा क्यों कर रहे हैं, गणेश जी की फ़ोटो क्यों डाल रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि ये सारे आयुर्वेद के पार्ट हैं, पीपल की पूजा आयुर्वेद का पार्ट है। अच्छा पीपल सर, को बताऊँ अगर किडनी स्टोन बन रहा हो, किडनी में प्रॉब्लम हो, जलन हो रही हो पेशाब में, धीरे-धीरे रुक के पेशाब आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, नीम की पत्ती लीजिए 10 ठो आप पीपल का पत्ता लीजिए, उसको खूब बॉयल करिए, जब पानी 1/4 रह जाए, उसको छान करके पी लीजिए, आपका सारा बीमारी दूर। अच्छा, कोई डॉक्टर को जाने की ज़रूरत नहीं, आप टेस्ट करा के देख लीजिए और बता दीजिए मुझे, ना हो तो कहिए। धन्यवाद सर। बहुत सही जानकारी आप दे रहे हैं सर और बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि थैंक हमारे जो पुराने रीति-रिवाज हैं या जो प्रथाएँ हैं, उसमें कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। उमेश बहुत जी अच्छा और बहुत भट्ट साहब, एक मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस हाउस से शेयर करना चाहता हूँ। जी, ये भगवत कृपा है जो हमें याद आ गया, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं आयुर्वेद को प्रमोशन मिल रहा है, जो हम लोग इस ग्रुप में जितने लोग हैं सर, ये पूरे संसार के 0.1% हैं सर, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक सच्ची बात बोल रहा हूँ, वो जो कामाख्या देवी हैं, कामाख्या देवी ने ही एक लेडी को सपने में आकर बताया। वो लेडी नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, मैं होता है व्हाट्सएप कर दूंगा, कभी याद आएगा तो यह होगा। तो उस लेडी ने कॉरपोरेट वर्ल्ड से प्रोफेशन छोड़ के वो आ गई हैं इसमें, वही आई मीन पैरा नॉर्मल साइकोलॉजी जो होती है। तो वो अगस्त महीने ये जो बीता है सर, उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बुक पब्लिश की है 10 महाविद्या पर। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी बात है, मैं इसका निचोड़ बोल दे रहा हूँ। मैसेज ये है कि सर अपने भारत के भूमि पर देवी देवता भी आयुर्वेद को, हमारी भारतीय परंपरा को प्रमोट कर रहे हैं। और ये सच है, ये एलोपैथी पीछे चला जाएगा सर, आयुर्वेद आगे आएगा। और जो भी हमारी जो आप लोग बोले, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो तो मैं पूरा गौर से सुना हूँ, तो ये सारी चीजें सर वापस आ रही हैं अपने देश में। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, रादर ग्रुप में जो भी लोग रहते हैं, मैं सबके लिए प्रेयर करता हूं कि सभी लोग कम से कम 100 साल जिए। ये मैं भगवान से विनती सबके लिए करता हूं, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लस माइनस। मेरा किसी से कोई बैमिनेशन नहीं है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम एक लाइन अपने साइलेंट और हमारे ग्रुप के शोभा को बढ़ाने वाले विनय शुक्ला जी से भी कहेंगे कि कुछ तो बोलें। विनय शुक्ला जी, विनय शुक्ला जी, विनय शुक्ला जी कुछ तो बोलिए। विनय शुक्ला, विनय शुक्ला, हमारा रिकॉर्डिंग करते हैं और ये जो रिकॉर्डिंग आज का होगा वो बहुमूल्य रिकॉर्डिंग होगा, स्टोर करने लायक होगा। और इसमें हर आदमी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो एकदम अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। आप लोग हमेशा उसको सुनने का प्रयास करेंगे और जितना बार सुनेंगे उतना बार उस पद्धति को अपनाने का आप जरूर प्रयास करेंगे। इसमें आध्यात्मिक बात भी आ गई और दवा की बात भी आ गई, क्योर होने की भी बात आ गई। तो विनय शुक्ला जी कुछ तो बोलिए। अच्छा ठीक है, अब वो शांत हैं, तो हम चाहेंगे अब अमृतवाणी हमारे अमृत वक्ता जो हैं चंद्रेश्वर खान साहब के मुख से सुनेंगे, जो शुरू में प्रसाद साहब जो आशीर्वाद देते हैं और लास्ट में ये जो हमारे खान साहब की विद्वता को आप एक झलक देखें तो ये वेबिनार का पूरा ये मकसद ही सफल हो जाता है। ये जब चंद्रेश्वर खान लास्ट में आते हैं और ये आपके प्रसाद साहब शुरू में आते हैं,
बीच में जोशी साहब और ऐसे ही अच्छे अच्छे विद्वान आ जाते हैं तो हमारा रौनक बन। अब हरिहरन साहब भी आ गए, तो अभय कृष्णन साहब हैं और सब एक से एक बड़े विद्वान आए हुए हैं। हर्ष साहब हैं, तो प्रसाद ये चंद्रेश्वर खान साहब, चंद्रेश्वर खान साहब बहुत आपकी बहुत अमृत धन्यवाद वाणी जी, धन्यवाद अमिताभ जी। जी। जब भी डॉक्टर भट्ट आते हैं जी सर। तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है जी सर। और मैं प्रार्थना के भाव में सुन रहा था, जैसे सभी लोग सुन रहे हैं। जी हम लोगों के लिए ये बड़ा ईश्वर द्वारा भेजा गया एक दूत बोले आप, उसी रूप में डॉक्टर भट्ट हैं। और जी मन में आ रहा था कि इनके सामने में बोले हैं कि देखिए कि एलोपैथी का जो भी अर्थ होता होगा उतना वो भी पैथी है, होम्योपैथी है, पैथी है, जी आयुर्वेद, वेद और आयु, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो दोनों का समागम वास्तव में हम जी रहे हैं उसी के चलते, जी क्योंकि आयुर्वेद कहीं गया नहीं है। जो हम भोजन करते हैं, जो व्यंजन बनता है, और बहुत बढ़िया से डॉक्टर भट्ट ने बताया। हालांकि मैं अपने बातचीत करूंगा क्योंकि मेरा भी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया, अब उसको ये, तो मैं सुन रहा था और फिर बात भी करूंगा। आयुर्वेद जीवेत शरदम शतम रमियेत शरदम बसंतम, जमाने के प्रभाव में आकर के मेरे पिताजी ने अंत में, हम लोग जब बोलने लगे तो थोड़ा बहुत दवा खाया। 117 वर्ष की अवस्था में गए। वो कभी आयुर्वेद के अलावा कुछ लेते नहीं, और जी पहले उनको पता लग जाता था कि कब उनको भोजन छोड़ना है और कब भोजन करना है। ये प्रक्रिया कैसे चलती थी, उनके पुत्र होने के नाते कुछ चीज मैं सोचा। एक चीज मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेना चाहूंगा कि नींबू को डॉक्टर साहब जी गर्म पानी में दे करके पीना चाहिए या गर्म पानी को अब हमको अवॉइड करना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत आप बढ़िया गर्म प्रश्न। पानी, हल्का गर्म कुनकुना गर्म पानी में नींबू अगर लेते हैं तो गारंटीड मानिए कि आपका जो फैट कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है ये डाउन होगा। ठंडे पानी के साथ इसकी प्रकृति अलग हो जाती है, गर्म पानी के साथ ये दवा हो जाता है। तो ठीक है ना, गर्म पानी के साथ? हाँ, गर्म पानी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, आ, लेकिन इसमें सेंधा नमक जरूर डालिएगा। बिना जी, सेंधा नमक के ये दवा नहीं बन पाएगी। खाली अच्छा अगर अच्छा, सादा नींबू पानी पी रहे हैं तो इसके जी पीने का मतलब है सिर्फ आंतों तक की सफाई। लेकिन अगर आपने सेंधा नमक डाल दिया तो ये गाल ब्लैडर में भी जाएगा और वो हर जगह की सफाई करेगा, डिटॉक्स पूरा मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगा। अच्छा, तो वो जो सेंधा नमक रखना हाँ, जरूरी है। बहुत जरूरी, हाँ, बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ नमक तो यूज ही नहीं होता था, ये वाला साल्ट। जी ये तो सोडियम इतना ज्यादा होता है कि इसमें आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, आपको जॉइंट पेन शुरू होगा, आपका तो बहुत सारा दिक्कत ही इसी सोडियम से है। जी। आपको किन शब्दों से मैं धन्यवाद दूं? जी वो तो अपने आप में आप सब लोगों को आवाज रख रहे हैं, तो धन्य हैं आप। और आपको धन्यवाद देना अपने आप में अपनी धन्यता को बढ़ाना। तो हम सभी की रुचि आयु में है। लोग बोलते हैं कि इतनी आयु, कितनी आयु हुई। तो उस वेद को जानना और वेद को जानने के लिए उस विद्वान से मिलना जो इसके लिए जीवन को समर्पित किए हैं, जी ऐसे व्यक्ति से सुनना अपने आप में बहुत सारी चीजों को जानना है। और इसी को वास्तव में बोला गया था कि रसो वैसा, वही रस
और उस रस की जब प्राप्ति हो जाती है तो जो विचार जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनके अंदर से जो निकल रहा था तो ध्यान उधर ही जा रहा था कि रसो वैसा। जी और वो रस कैसे बनेगा, चाहे वो खीरा, टमाटर और सेंधा नमक का हो या दूसरे आध्यात्मिक रस हो, आप बड़े प्रेम से जो समझाए उसके लिए आपको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बोलना मैं नहीं भूलूंगा कि जब हम आशीर्वाद देते हैं जी सर। कि श्वेत होने के चलते जितने जिनका श्वेत अभी नहीं हुआ है या श्वेत हो भी गया है, तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम और आशीर्वाद। और इस वेद को जो हमें जो कहा गया कि जीवेत शरदम शतम, उधर जाए और जब तक हैं तब तक भी संतुलित जीवन को हम जिए, ये इसमें मेरा विचार आया। धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि एक दिन पूर्ण रूप से आहार और विहार इस पर एक अमिताभ जी से आग्रह होगा कि डॉक्टर साहब से बोल करके कि जिसको पहले खान पान बोला जाता था, आहार व्यवहार बोला जाता था, उन चीजों से जितने हम हटते गए, अपनी चीजों को जितना हम छोड़ते गए हैं, अपने लिए हमने उसी समस्याओं का निर्माण किया है। मजबूरी में हम इधर आते हैं तब तक कई दफा थोड़ा देर हो जाता है। तो आपको फिर से अभी नवरात्रि आ रही है थोड़ी दिनों के बाद में, उससे पहले बहुत सारे और पर्व हैं। तो आपने चतुर्मास में हम लोगों को जो स्वास्थ्य का जो लाभ दिया, स्वास्थ्य अपने आप में कैसे हम अवस्थित रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। कभी भी हमें परेशान करिए, कभी भी व्हाट्सएप करिए, आपका छोटा भाई हूँ, आपका छोटा हूँ और आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे, इसकी आशा है। धन्यवाद सर। बीच में एक और विद्वान आ गई हैं, भाविका। आप आ गई हैं अपना, हाँ, तो कल इनका लेक्चर है। हाँ, अपना परिचय दीजिए। और आपने तो पूरा सुना नहीं, अंत में आई हैं, लेकिन आज का बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंफॉर्मेटिव था। आप मिस की, लेकिन जितना भी सुना, आप उसके संबंध में क्या बोलना चाहेंगी? नमस्कार सभी उपस्थित जनों को। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपने इस विषय के बारे में बात की, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही लोग अभी आजकल बीमार हो रहे हैं। हमारे माता-पिता, हमारे आसपास के लोग आजकल बहुत ज़्यादा मतलब वो खान-पान और ये जो है जो आजकल नई-नई चीज़ें जो खा रहे हैं लोग, वो बिल्कुल ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए। जो बेवक़्त और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जल्दी-जल्दी खाना, तेज़-तेज़ खाना, जो लोग खा रहे हैं उसकी वजह से ये बीमारी होती जा रही है। तो आपने इस चीज़ों पे बात की कि खाना टाइम से खाना है, सब कुछ समय पे खाना है और मतलब कॉन्शियसली खाना है, सोच समझ के। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस बात के लिए माफ़ी माँगना चाहती हूँ कि मैं जॉइन नहीं कर पाई ये सेमिनार टाइम से, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गई थी अपने कुछ पर्सनल काम की वजह से। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने इस विषय पे मतलब बात किया आज, ताकि हम लोगों को अवेयरनेस हो, हमें पता लगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए बचाव के लिए। तो और बाकी मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं भाविका मूज़ा हूँ। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया है और मैंने फॉरेंसिक साइंस में पढ़ा है। तो अभी मैंने 17 रिसर्च पेपर लिखे हैं फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। बाकी मैंने 3 बुक्स लिखी हैं अपने को-ऑथर्स के साथ और 3 पेटेंट है मेरे पास। बस इतना ही। मैंने 2-3 साल का बस रिसर्च एक्सपीरियंस किया है। बाकी मैं आप लोगों से भी सीखना चाहूँगी और तो मुझे अच्छा लगा आपके इस ग्रुप का पार्ट होके। धन्यवाद।
बहुत अच्छा। और कल इनका लेक्चर है। कल हम सभी विद्वान, जितने भी विद्वान हमारे मेंबर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल सभी कोई फिर आए। और प्रसाद साहब का तो आशीर्वाद और ये खान साहब का आशीर्वाद दोनों मिल गया। तो यस सर। अब हम कल के दिन फिर 7 बजे हम लोग सब कोई मिलते हैं। आनंद हाँ जी सभी अपने साथियों को बुलाएं। और भाविका जी, आपके साथ जितने लोगों ने फोटो भेजा और जितने उत्साह से हमारे ग्रुप के मेंबर बने, वो लोग में से हाँ तो हाँ कोई नहीं आया सर, आज। वही अभी आप समझ सकते कि वो इतना सर आप समझ सकते कि अभी उनको उनको भी थोड़ा काम था, तो उनको एक्चुअली शायद नहीं पता होगा कि ये ज्वाइन करना है शायद मेरे से भी, अरे क्योंकि मैं भी सबको भाविका बेटी ऐसा है, उनके भाग्य में ये नहीं था। और मैं हाँ, डॉक्टर उनके भट्ट भाग्य साहब को मैं फिर दहे दिल से बोल रहा हूँ, आपको परम ब्रह्म परमात्मा से आशीर्वाद मिल रहा है सर, जिनके उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं सर। इसीलिए निश्चिंत रहिए सर, आप बहुत आगे जाइएगा सर। थैंक यू सर। सर वही मैं भी शुक्रिया करती हूँ एसएम सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मुझे ये सेमिनार ज्वाइन करवाया, मुझे ग्रुप में मतलब ज्वाइन करवाया। नहीं तो मुझे भी मतलब बहुत चीज़ें सीखनी है आप लोगों से, इसलिए मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ज्वाइन करके, मुझे भी अच्छा मतलब लग रहा है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे, तो हाँ इसीलिए भाविका मैम, जब कल आप बोलेंगी तो अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनको बोल दीजिए। और आज जितने लोग मेरे मेंबर बने हैं आपके हाँ हाँ थ्रू और डॉक्टर भट्ट साहब के थ्रू, उन लोगों को आप बोल दीजिएगा कि कल जरूर आए और भाग लें। यस क्योंकि हर आदमी हाँ में एक हाँ हाँ ऐसा मेरिट होता है कि जो हम गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, सारे दुनिया के विद्वान भी हैं, वो मेरे में नहीं है। तो हमको उन आदमी से उसमें जो एक्स्ट्रा मेरिट है उसको ले लेना चाहिए। ये हमारे यस वेबिनार सर। से, हाँ, उसको ले लेना चाहिए। तो मेरा एक मेरिट आगे बढ़ जाता है। जीवन थोड़े यस दिन का सर। है और ये एक एक मेरिट बढ़ा करके अपने ये दुनिया में कुछ अपना नाम, अपना अगरबत्ती जला के हम लोग शांति से यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन दुनिया हमको याद करेगी। इसी सही सद्भावना के बोला साथ, आपने। हाँ, इसी सद्भावना के साथ मैं सबसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि कल सभी कोई फिर आए और एक नए विषय पर हम भाविका जी को सुनेंगे। सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत और सभी को नमन। और हम लोग कल फिर मिलते हैं 7 बजे। थैंक यू। अब प्रत्युष को फिर बताएंगे ना, उसको लोड करेगा। कब कहेंगे? कितनी देर और है? 9 बज गया है, खत्म होने वाला है ना। जब कमला खा लेगी तब बनाएगी। नहीं बन जाएगा तो भगवान जी का निकाल के फिर हटा देंगे, उनका अलग रख देंगे, फिर रसोई में अनाज फैलाएंगे। अनाज, रोटी। अनाज, हाँ रोटी।